हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अमिक्यू सर, एक्स फैकल्टी कोटा। नीट से रिलेटेड कई क्लासेस हम लेते हैं और नीट से रिलेटेड हम लोग कई बात भी करते हैं। और आज हम डील कर रहे हैं जिस स्पेशल क्लास को, वो है हमारी क्लास 12th जो सीबीएसई का पेपर है आज बायो का। उसको हम लोग आज सोल्व करेंगे और जैसा कि मैंने कहा है सभी प्रश्नों के सटीक विश्लेषण है। सेक्शन 1 कैसा रहा, सेक्शन 8 जैसा था वैसा रहा। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि बच्चों को ऐसा सेक्शन एक दिया जाए जिससे वो आने वाले फ्यूचर में जितने भी एमसीक्यू करेगा उस एमसीक्यू के लिए वो तैयार रहे। और तैयारी के लिए जैसा कि हम हमेशा कहते हैं कि किताब की लाइन से क्वेश्चन बनते हैं। अब ये हर बच्चा जानता है जो बायोलॉजी लेता है कि बुक की लाइन टू लाइन कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। तो वो ऐसा यहाँ पर भी हुआ है। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो हार्ड है, कोई भी क्वेश्चन नहीं है। अगर आप ढंग से पढ़ रहे थे, आपके टीचर अच्छे हैं, आप ध्यान रखते हो, तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जिन बच्चों ने मुझसे क्लासेस ली हैं उनको बड़े आसानी से सब चीजें समझ में आ गई होंगी और उन्होंने पेपर अच्छी तरह से फोड़ा है, उनका जो मुझे आउटपुट मिला है। ठीक है, तो आप लोगों को ध्यान दें, सेक्शन ए वैसे ही आना थे वैसे ही हुआ है। सेक्शन बी और सी जो सीबीएसई बोर्ड के पेपर की पहचान है, मैं कई स्टेट बोर्ड के क्वेश्चन भी सोल्व करता हूं, आप देखते ही हैं। आरबीएससी का भी अभी रिसेंट मैंने केमिस्ट्री बायो का पेपर जो है सॉल्यूशन डाउनलोड अपलोड किया है। उसके बाद अगर आप और भी देखें तो जनरली बी और सी सीबीएसई की जो पहचान है वही पहचान उसने बनाई रखी है और थोड़ा सा अच्छा भी रखा है। बाकी और कुछ ऐसा नहीं है कि जिसमें कोई दिक्कत आनी हो आपको। सेक्शन डी और ई में जो ई वाला पोर्शन है वो तो आप जानते ही हैं कैसा आना है। डी वाले पोर्शन में कुछ आप बच्चों को थोड़ा चेक मार्क्स जा सकते हैं अगर बच्चे ने ध्यान नहीं दिया होगा तो। सेक्शन डी अच्छा है, लेकिन मेरी नजर में तो मॉडरेट पेपर था। और मॉडरेट पेपर का कहना भी मतलब ये है कि अगर आप अच्छी मेहनत करते हैं तो बड़े इजी गोइंग में आप लोग 70 में से 70 मार्क्स गेन कर लेंगे। लास्ट अभी मैंने जो एक वन शॉट आपको दिया था कि भाई कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उससे भी रिलेटेड कई बातों को बतलाया गया और उसी से क्वेश्चन गए। ठीक है, चलो अब मोटी मोटी बात करते हैं और पेपर को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये बात ध्यान दें, सबसे पहले हम जो है अलग अलग सेट में सेट थर्ड को पहले डील करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में सेट 2 को लूंगा। अभी सेट 1 का पेपर मेरे पास नहीं आया है। ठीक है, अगर सेट 1 का पेपर आपके पास हो तो मेरे साथ एक काम कीजिएगा, जो आप मेरा लिंक है यूट्यूब चैनल पे, उस चैनल पे जाकर आप उसमें एक आप लोगों को मिलेगा पर्टिकुलरली जो व्हाट्सअप मिलेगा या दूसरा लिंक मिलेगा, उस पर जाकर मुझको दे दीजिएगा ताकि मैं जल्दी से जो सेट 1 को भी डील कर लूंगा। अभी तक सेट 1 नहीं आया, सेट 2 सेट 3 आया है, तो मैं सेट 3 ले रहा हूँ, उसके बाद सेट 2 लूंगा और देन सेट 1 लूंगा। चलिए आगे हम लोग ध्यान देते हैं और हम लोग पेपर को डील कर लेते हैं। चलिए भाई, क्वेश्चन का जो हमारी सीरीज है वो सीरीज में हम लोग सेट थर्ड को ले रहे हैं। ठीक है, आज जो पेपर आया था उसी को डील करेंगे हम लोग। इसमें हम देखें ये जीव विज्ञान हमारा थ्योरी का पेपर 70 मार्क्स का पेपर, और अब फर्स्ट क्वेश्चन से हम लोग इसको लेकर चलते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में ये तो जो तो इंस्ट्रक्शन होते हैं वो हम लोग ध्यान देते ही हैं। देखिए, सिस्टेन इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए कोडिंग फॉर ए। मैं थोड़ा सा लेट ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ और उसकी एक वजह है क्योंकि मेरा बहुत शेड्यूल टाइट रहता है, तो बहुत सारे काम करने होते हैं, उसके बाद मुझे अभी टाइम मिला तो मुझे अभी ही रिकॉर्ड करना पड़ा। लेकिन जब मैं दोपहर में किसी का वीडियो देख रहा था तो वो अजीब अजीब बात कर रहे थे इस क्वेश्चन को लेकर। कोई आंसर दे रहा था मैसेंजर आरएनए ओनली, कोई दे रहा था पॉलीपेप्टाइड ट्रांसफर आरएनए, कोई दूसरा दे रहा था। देखिए, यही प्रॉब्लम होती है जब सटीक आंसर नहीं होते मालूम। और टीचर क्या होता है, बिल्कुल, अब देखो नाम नहीं बोलूंगा, बहुत सारे अच्छे अच्छे चेहरे यूट्यूब पर छाए हुए हैं, बच्चे इसलिए भी उनको देखते ही रहते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपको सटीक पढ़ाई करनी है तो आप मुझसे जुड़िए और कंसेप्चुअल पर ध्यान दीजिए। अब जैसे हमने कंसेप्चुअल कोर्स दे रखा है, अब देखिए क्वेश्चन में क्या था। सिस्टोन इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए कोडिंग फॉर ए। अब ये लाइन कहाँ की है, अगर आप ध्यान देंगे तो टेक्स्ट बुक की लाइन है हम लोगों की। उसकी सीधी लाइन है कि सिस्टोन इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए कोडिंग फॉर ए पॉलीपेप्टाइड। फॉर ए पॉलीपेप्टाइड, और पॉलीपेप्टाइड जो होता है ये पॉलीपेप्टाइड रिलेट करता है, ये पॉलीपेप्टाइड रिलेट करता है 50 अमीनो एसिड के साथ, जिसके लिए 51 कोडोन होते हैं। तो इसका राइट आंसर जो है पॉलीपेप्टाइड है। हाँ, उससे पहले वाली लाइन जो है बुक की उसमें दे रखा है कि जनरली जो फंक्शनल यूनिट्स होती हैं, जो जीन्स होते हैं, वो ट्रांसफर आरएनए और आरआरएनए के लिए भी होते हैं, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम जानते हैं ऐसा होता है। लेकिन जो इसका राइट आंसर माना जाएगा वो यही माना जाएगा, पॉलीपेप्टाइड ओनली। आपने क्या लगा है बतलाइएगा,
ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। और मैं जल्दी जल्दी नहीं भाग रहा हूँ, मैं बड़े आराम से कि क्वेश्चन को लूंगा, इसलिए मैंने इत्मीनान से आराम से क्लास को स्टार्ट किया है। आप चाहे आप लोग 20 बच्चे इसको देखें, चाहे आप 2000 बच्चे देखें या 5000 देखें, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मेरा ये है कि जो बच्चे मेरे से जुड़े रहते हैं उनको एक सही सही मैटर मिल जाए और वो कंसेप्चुअल हो और उनको समझ में भी आए कि यार एमईक्यू सर एक अच्छा मैटर डिलीवर कर रहे हैं, ठीक है, एक अच्छा सोल्यूशन दे रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, पेयर डिग्री एनालिसिस से रिलेटेड क्वेश्चन है। पेयर डिग्री एनालिसिस से रिलेटेड क्वेश्चन है हम लोगों का। और क्वेश्चन क्या है, इन ए पेयर डिग्री एनालिसिस इफ टू अनअफेक्टेड इंडिविजुअल हैव ए चाइल्ड विद द ट्रेट, व्हाट इज द मोस्ट लाइकली मोड ऑफ इनहेरिटेंस फॉर दिस ट्रेट। पेयर डिग्री चार्ट है, इफ टू अनइफेक्टेड इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है, हैव ए चाइल्ड विद द ट्रेट। अब अनइफेक्टेड है इसका मतलब क्या है? अनइफेक्टेड का सीधा सीधा मतलब ये है कि भाई डोमिनेंट तो हो नहीं सकता। अगर वो जीन डोमिनेंट होता तो ऑटोसोमल और एक्स लिंक्ड मिल जाता। तो पहले तो ये दो ऑप्शन तो हमारे ऐसे हट जाते हैं। देखिए, अनइफेक्टेड टू अनइफेक्टेड इंडिविजुअल हैव ए चाइल्ड विद द ट्रेट्स, उस ट्रेट के अकॉर्डिंग है। अब पेरेंट्स से अगर कंडीशन में चाइल्ड में देखने जा रहा है, चाइल्ड अनइफेक्टेड है, अगर कोई डोमिनेंट कंडीशन होती तो चाइल्ड में वो जरूर आती, तो डोमिनेंट तो खत्म हो जाती है। अनइफेक्टेड से हम मालूम पड़ रहा है ऑटोसोमल रेसेसिव और एक्स लिंक्ड रेसेसिव। देखिए, एक्स लिंक्ड रेसेसिव कंडीशन बहुत रेयर होती है कि जनरेशन में आए। तो जनरली ये किसका एग्जांपल है? ऑटोसोमल रेसेसिव का है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, अगर आपको क्वेश्चन को पढ़ लेते तो अनइफेक्टेड से समझ में आ जाता। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, जो हमको ध्यान देना है नेक्स्ट। ये तो जनरली हमारी जो सीबीएसई बोर्ड है उसकी पहचान है कि वो ऐसे क्वेश्चन देता है और अच्छा क्वेश्चन है, एक बच्चे को तैयार करता है आने वाले क्वेश्चंस के लिए। मैं एक और सुन रहा था, एक कोई मैडम बोल रही थी कि जो आगे सीयूटी का एग्जाम होगा बहुत हार्ड होगा, ये तो बहुत इजी आया है तो बहुत हार्ड एग्जाम आएगा, और फला डंडे की जरूरत नहीं है, सब पेपर इजी आते हैं, आप पढ़ाई कंसेप्चुअल करेंगे तो सब आसान लगेगा। हार्ड वर्ड उसी के लिए है जो क्या करता है, पढ़ाई ढंग से नहीं करता, कंसेप्चुअल स्टडी नहीं करता, बस रीडिंग मान लेता है या वो एनसीईआरटी की लाइनों को रट्टा मार लेता है। अब क्वेश्चन क्या देखिए, क्वेश्चन है इफ ए नेचुरल पॉपुलेशन विथ 200 इंडिविजुअल तो आपको नॉर्मली दे दिया है, ठीक है, इज ए हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम फॉर ए जीन विथ टू एलील कैपिटल ए एंड स्मॉल ए विद द जीन फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील ए ऑफ 0.8, इसकी फ्रीक्वेंसी दे दी, एंड द जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी ऑफ ए ई की पूछिए एन टू ए की। हम लोग जनरली जानते हैं कि अगर मान लो एक जीन ए है उसका स्क्वायर अकॉर्डिंग टू हार्डी वेनबर्ग, ठीक है, इनटू 2 ए स्मॉल एंड स्मॉल ए जीन कैपिटल ए जीन प्लस स्मॉल ए जीन का स्क्वायर इक्वल 1, ये इक्विलिब्रियम होता है हार्डी वेनबर्ग का, यानी सबका टोटल 1 होता है। अब इसके अकॉर्डिंग हमसे पूछा गया है कि जो ए की फ्रीक्वेंसी क्या होगी। हमको ए की दी गई है 0.08, 0.8, ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी दी गई है। अगर 1 में से लेस करते हैं हम लोग, तो 1 में से लेस करते हैं 0.8 को, ठीक है, तो स्मॉल ए की आ जाएगी, स्मॉल ए की कितनी आ जाएगी 0.2। ये तो हमारे पास दोनों हो गया, सिंपल पैटर्न है। हमसे क्या पूछा गया है कि भाई ए की ज्ञात मालूम करना है हम लोगों को। आप देखिएगा स्कीम में यहाँ पर आगे क्या लग रहा है, 2 लग रहा है, तो हम लोगों के लिए क्या हो जाएगा, 2a कैपिटल ए स्मॉल ए, ये 2 हो गया। कैपिटल ए कितना है हम लोगों को दिया गया है 0.8, और ये दिया गया है हमको 0.2, हमने निकाला है। बड़ा सिंपल इक्वेशन होगी, 0.8 एंड 0.2 कितना हो जाता है 0.16 हो जाता है, और ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर कितना आ जाएगा 0.32। ठीक है, आसान था, मैक्सिमम बच्चों ने कर लिया होगा, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था जहां बहुत ज्यादा परेशान होना, तो ये इसका ऑप्शन सी राइट हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है कि आपका करेक्ट गया होगा और आपको दिक्कत नहीं आई होगी। अब अगले क्वेश्चन को डील करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, चलिए अगले पर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द स्टेटमेंट, select the statement that are true for typical monocotyledons embryo from the given options। अब आपको ये चारों ऑप्शन जितने भी दे रखे हैं ना, ये आपको तब मालूम रहेंगे जब आपके दिमाग में मोनोकोटिलेडोन एम्ब्रियो का डायग्राम होगा।
देखिए तब तक ये चीजें बेईमानी है जब तक आपके दिमाग में मोनोकोटिलिडोन एम्ब्रियो का डायग्राम ना हो। अगर ये डायग्राम आपके दिमाग में है तो बड़ी आराम से आप समझ जाएंगे। वो जैसा होता है ना, वो अपन कहते हैं योद्धा होता है, वो एक हाथ आगे ले आता है, वैसा एम्ब्रियो होता है, आप जानते हो इस तरह से एम्ब्रियो होता है। ठीक है, अब इसमें ये एस्कोटेलम वाला पार्ट होता है। ठीक है, यहां एम्ब्रियो का शूट एपेक्स होता है। ठीक है, शूट एपेक्स और लीफ, इसके आगे लीफ प्रोमेडिया, ये लीफ प्रोमेडिया हो जाता है। और इसके आगे आप लोग जो देखते हो वो कोलियोप्टाइल होता है, यहां कोलियोप्टाइल होता है। ठीक है, ये कोलियोप्टाइल वाला पार्ट होता है। नीचे वाला पार्ट जो होता है वो जिस तरह से हम जानते हैं कि नीचे रेडिकल वाला पार्ट होता है। ठीक है, अब आप ध्यान दें, ये जो अपन बता रहे हैं ये स्ट्रक्चर जिसको हम क्या बोल रहे हैं, स्कूटेलम। वे एक रफली डायग्राम बना रहा हूं, बिल्कुल मैं आपको आपको क्योंकि जिसको मालूम है वो आसाम से मेरी बात समझ रहा होगा। स्कूटेलम जो होता है वो क्या है, कोटिलिडोन से, वन कोटिलिडोन से। अब रिलेटेड चीजों को ध्यान देना आप लोग। और एम्ब्रियोक्सिस क्या है, प्लूम्यूल से, सपोज कीजिए ये प्लूम्यूल से लेकर रेडी तक की ये जो सपोजिंग जो एक्सिस है ना, ये अपनी एम्ब्रियो एक्सिस हो जाती है। अब ध्यान दें, स्कूटेलम इज ए प्रेजेंट टूवर्ड द सेंटर ऑफ द एम्ब्रियोजनल एक्सिस। अरे यार एम्ब्रियोनल एक्सिस ये रही। ठीक है, इसके टूवर्ड्स है, इसके टूवर्ड्स कहां है, वो तो बिल्कुल अलग है। तो पहला ऑप्शन तो हम लोगों का अलग ऐसे खत्म हो जाता है ना। कभी कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो उन ऑप्शंस को हटाते जाइए जो आपको लगते हैं पक्का ये तो नहीं हो सकते। सच्चा तरीका है करने का। और इसलिए मैं एमसीक्यू क्वेश्चन को बड़े ध्यान से करके डील कर रहा हूं, है ना। और ये टाइम मेरे लिए ऐसा है, मैं आपसे इसको आराम से समझा सकता हूँ। ये दो तरह से काम आएगा, एक तो जो जिन्होंने पेपर दिया है उनको अपने आंसर समझ में आना चाहिए, और दूसरा वो बच्चे, ठीक है, जो इस लेक्चर को आगे देखेंगे, जो तैयारी करेंगे कि कैसे पेपर आए थे यार, मैं एक बार 2025 का पेपर देख लूं, उन लोगों के बच्चों के लिए भी लेक्चर बड़ा इंपोर्टेंट रहेगा। तो मैं इसलिए बड़े आराम से इसको, चाहे कितने टाइम लग जाए इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हें आगे बड़ा बड़ा के देखना है, स्लो करके देखना है, जैसे चाहे देखो। ठीक है ना। Abdominal axis of the lower end has radical and root cape covered by coleoptile। देखो कितना सीधी सी बात कवर की। एब्डोमिनल एक्सिस ऑफ द लोअर एंड, ये एब्डोमिनल एक्सिस है, इसका लोअर एंड यहां पर होगा। ठीक है, हैज रेडिकल, बिल्कुल रेडिकल है, हम जानते हैं नीचे की तरफ रेडिकल है। एंड रूट केप, नीचे की तरफ रूट केप भी है, यहां रेडिकल हो गया और यहां रूट केप हो गया, बिल्कुल सही चल रहा है। कवर्ड बाय द कोलेप्टाइल, यहां गलती कर दिया, कोलेप्टाइल कहां है बच्चों, ऊपर, और उसने कहां दे दिया, नीचे की तरफ। तो ऑटोमेटिक ये ऑप्शन भी क्या हो गया हम लोगों का, रॉन्ग हो गया। अगला, द पोर्शन ऑफ, अब तो बचा बचा क्या है, अगर हमारा फर्स्ट सेकंड रॉन्ग हो चुका है तो आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर फर्स्ट सेकंड रॉन्ग है तो पहला ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया, है ना, दूसरा ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया, या तीसरा भी रॉन्ग हो गया, तो पक्की बात है ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, सी ऑप्शन ऑटोमेटिक राइट हो गया। फिर भी अपनी तसल्ली के लिए अपने उसके लिए पढ़ लेते हैं कि अपने को ध्यान देना है। ठीक है, द पोर्शन ऑफ एब्डोमिनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्कूटेलम इज एपिकोटाइल। ठीक है, द पोर्शन ऑफ एब्डोमिनल एक्सिस, ठीक है, अबव द लेवल ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्कूटेलम इज एपिकोटाइल पोजीशन पे, बिल्कुल। अब देखो अबव द लेवल, एम्ब्रियोनल एक्सिस के अबव द लेवल पे, बिल्कुल सही है। शूट अपेक्स एंड फ्यू लीफ प्रिमोडिया, ये शूट अपेक्स और लीफ प्रिमोडिया ऑफ एम्ब्रियो आर इनक्लोज इन ए होलो फोलियर स्ट्रक्चर। यह होलो फोलियर स्ट्रक्चर जिसको क्या बोलते हैं, कोलियोप्टाइल कहा जाता है। ठीक है, होलो फोलियर स्ट्रक्चर इसको क्या कहा जाता है, कोलियोप्टाइल। अरे ये बोल दे ना, तो होलो फोलियर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड कोलियोप्टाइल। और भी बात रहती, लेकिन वो छुपाना था उस बात को। तो ये, और मैं इसको देख रहा था, कोई मैडम वगैरह इसको क्लियर कर रही थी, वापस मैडम है, सॉरी इतना नाम नहीं लेना चाहिए मुझे, है ना, कोई नाराज हो जाएगा मुझसे। तो कहने का मतलब क्या है, वो अलग ट्रेंड उसको ले जा रहे थे, आंसर सही था लेकिन वो टेंजेंट ही अलग ले जा रहे थे समझाने में। ठीक है, तो ये डायग्राम आपके, ये तो बिल्कुल ऐसा डायग्राम है जो अदृश्य डायग्राम लग रहा है, इनविजिबल, लेकिन मेरी भावनाओं को समझ रहे होंगे आप जिन बच्चों को ये जो मोनोकोटिलिडोन एम्ब्रियो मालूम है उनको सारी बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन था। चलो बच्चों, इसका राइट आंसर हमको मिल गया। और हम लोग ध्यान दें अब अगली चीज पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, given below the are a few statements with reference to the human sperm। ठीक है, अब ह्यूमन स्पर्म के लिए कौन से ऐसे ऑप्शन हैं जो हम लोगों के लिए सही हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 5। अब ह्यूमन स्पर्म में आप जानते हैं कि क्या क्या पोजीशन होती है, उसके हेड होता है, ठीक है, उसकी मिडिल पार्ट होता है, उसकी टेल वाला पार्ट होता है, आगे की तरफ जो होता है वो क्या होता है, एक्रोसोम, उसके पीछे न्यूक्लियस होता है।
स्पर्म हेड कंटेन ए लार्ज न्यूक्लियस, बिल्कुल सही बात है, एंड ए लॉट ऑफ साइटोप्लाज्म, नहीं भाई साहब, साइटोप्लाज्म कहां होता है, न्यूक्लियस और एक्रोसोम, दैट्स ऑल। तो ये इसको बोलने की जरूरत नहीं, बहुत सारा साइटोप्लाज्म तो लॉस हो जाता है, लॉट्स की जगह लॉस बोल देता तो अभी अपन कंसीडर कर सकते थे। ये लाइन यहां से है जो क्या हो गई है, गड़बड़ हो गई है, इस लाइन ने सारा खेल बिगाड़ दिया, ठीक है, इस लाइन ने सारा खेल बिगाड़ दिया, ये वाला लोड्स ऑफ साइटोप्लाज्म, इसलिए ये ऑप्शन तो क्या हो गया, गलत हो गया। हमको तो ध्यान देना है, अगर ये ऑप्शन गलत हो गया तो जो जो फर्स्ट ऑप्शन हमारे हैं वो भी गलत हो गए। ये देखो जल्दी आंसर निकालने का तरीका, माइटोकॉन्ड्रिया इन द मिडिल पीस ऑफ ए स्पर्म प्रोवाइड एटीपी फॉर द स्पर्म मोटिलिटी, बिल्कुल हम जानते हैं मिडिल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, नेबनकन वगैरह आपको सारे कहानी मालूम होना चाहिए, ठीक है, तो ये तो करेक्ट ऑप्शन है, यानी हमारी बात पक्की है कि जो सेकंड ऑप्शन है हमको इसमें मिल रहा है, इसमें मिल रहा है, चलो अच्छी बात है। पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द स्पर्म हेड इज कवर्ड बाय, posterior part of the sperm, posterior part of the sperm head is covered by एक्रोसोम। अब देखो पोस्टीरियर पार्ट कहां होता है, या तो एंटीरियर पार्ट होता है जो एक्रोसोम से कवर होता है, तो ये भी ऑप्शन भी खत्म हो गई बात। अब बचा कौन सा, सेकंड, थर्ड और फिफ्थ, सेकंड थर्ड और फिफ्थ किसमें मिल रहा है, सी ऑप्शन में। चलो फिर भी हम लोग हमारे कंसेप्चुअल पार्ट को कवर करने के लिए देख लेते हैं, ठीक है। एक्रोसोमल सेक्रेशन हेल्प इन द एंट्री ऑफ द स्पर्म इनटू द ओवम एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, बिल्कुल सही बात है भैया, कि जो स्पर्म होता है वो जो ओवम होता है उसमें एक्रोसोमल पार्ट की सिक्रेशन क्या होता है, कि ओवम को उसकी जो कला होती है, उसकी जो मेम्ब्रेन होती है उसको मेल्ट करता है और आराम से एक्रोसोमल पार्ट से होता हुआ क्या हो जाता है, जो स्पर्म है वो चला जाता है किसके साथ, ओवम के साथ कांटेक्ट में। तो सही है ऑप्शन सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ, तो ऑप्शन सी अपना करेक्ट है बच्चों, ठीक है, इस तरह इसका ये आंसर है। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं हम लोग और नेक्स्ट लेते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन, a normal couple produce half the sons of as a hemophilic and half of the daughter are carrier। अब क्वेश्चन में आप देखिएगा कि नॉर्मल कपल है, जो मेल और फीमेल हैं दोनों नॉर्मल हैं, दोनों नॉर्मल हैं। एक तो यार टेक्निकल चीजें हैं ना, बहुत ध्यान देना पड़ता है इनके लिए। नॉर्मल कपल है, मेल और फीमेल दोनों जो है नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है और ये भी नॉर्मल है, ठीक है, अच्छी बात है। प्रोड्यूस हाफ ऑफ द सन्स ऑफ हीमोफिलिक, सन्स हीमोफिलिक है, इसका मतलब क्या होता है, जो एक्स वाई है उसमें एक्स पर क्या है, सन के आधे सन्स के क्या कंडीशन है कि हीमोफिलिया का जीन है, और आधे सन जो हाफ द सन्स ऑफ हीमोफिलिक एंड द हाफ ऑफ द डॉटर आर कैरियर। अब डॉटर कैसी है, कैरियर है। डॉटर कैरियर कब होंगी, जब हीमोफिलिया का जीन एक एक्स पर होगा दूसरे एक्स पे नहीं होगा। अब ये एक्स आया कहां से, एक्स क्रोमोसोम वो फादर से आया, अगर फादर से आता तो फिर वो कैसा होता, हीमोफिलिक होता, तो इसलिए ऑप्शन खत्म, ठीक है। वाई क्रोमोसोम पर तो होता ही नहीं है हीमोफिलिया का जीन, तो इसलिए ये तो ऑप्शन वैसे ही रॉन्ग हो गया। बोथ द एक्स क्रोमोसोम ऑफ मदर, अगर मदर के दोनों एक्स क्रोमोसोम पे हो जाता तो वो हीमोफिलिया वाली कंडीशन में आ जाती है ना, हीमोफिलिक मदर हो जाती, तो वो तो नॉर्मल कहा गया है, तो इसलिए ये ऑप्शन भी गलत। बचा कौन सा राइट आंसर हमारा, सी, वन एक्स क्रोमोसोम मदर, ठीक है। देखो मैं चाहूँ तो जल्दी जल्दी बोल देता, पहले का ऑप्शन ए, दूसरी का ऑप्शन बी, तीसरी का सी, चौथे का डी, बच्चे ऐसे चाहते हैं कई बच्चे, ठीक है ना, तो मैं वो ऐसा नहीं कर रहा हूं, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जताना चाह रहा हूं कि यार आप इस क्लास को आज ना देखें 10 दिन बाद भी देखेंगे इत्मीनान से, तो आपको ये समझ में आएगा कि यार हमको पेपर ऐसे अटेंड करना चाहिए था। और जिनके 70 मार्क्स आ गए है ना, पूरे 70 में से वो ध्यान रखें कि ठीक है अच्छा अटेंड किया, अब आपको नीट का सॉल्यूशन शो करना है तो वो भी ऐसे इत्मीनान से चीज को ध्यान रखना है, तो उन लोगों के लिए भी जरूरी है कि जिनके 70 में से आउट ऑफ 70 मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। मेरी तो सबको बधाई बधाई है, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं मुझे, है ना, लेकिन देखें आप इत्मीनान से देखें। और अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं हम तो सर कोई मैडम वाला ही लेक्चर देखेंगे क्लास को, तो वो भी अच्छी बात है आपके लिए, सबकी अपनी अपनी पसंद है भाई, कौन क्या कह सकता है इसमें। चलिए, इफ द सीक्वेंस ऑफ बेसेस इन डीएनए is ATCC ATG, then the sequence basis in the transcription will be, ठीक है। हम जानते हैं कि भाई एक तो स्ट्रैंड होता है हमारा टेम्पलेट, एक तो होता है टेम्पलेट और एक होता है हम लोगों का कोडिंग, ठीक है। तो सपोज कीजिए ये टेम्पलेट है और ये कोडिंग स्ट्रैंड है, और कंडीशन इस पे क्या है, ATT
CGATG और इस पर ट्रांसक्रिप्ट हो रहा है, इन द ट्रांसक्रिप्ट विल बी if the sequence of base in the DNA is ATCCG, then the sequence of bases in the transcript will be, जो ट्रांसक्रिप्ट होगा, अब ट्रांसक्रिप्ट होगा तो क्या बन जाएगा, इस पर मैसेंजर आरएनए बन जाएगा। अगर इस कोडिंग स्ट्रैंड पर ट्रांसक्रिप्शन हुआ तो क्या ट्रांसक्रिप्शन से बन जाएगा मैसेंजर आरएनए। अब मैसेंजर आरएनए पर क्या होगा, जहां ए है वो ए सिमिलर हो जाएगा, जहां टी है वो यू आ जाएगा, दोनों जगह सी और जी ऐसे कैसे आ जाएगा, ए से आ जाएगा, यू ऐसा आ जाएगा, यू तो टी की जगह पर आ जाएगा और जी आ जाएगा। अब ये ऑप्शन कहां मिल रहा है, ए डब्ल्यू सी जी ए यू जी, यानी अपना ऑप्शन सी है। सीधी सी बात थी। और मैं इसका एक्सप्लेनेशन भी देख रहा था, बड़े अलग अलग तरीके से, बड़े अजीब तरीके से दिया है बच्चों को। तो आप ध्यान रखें बेटा, बड़ा सीधा सीधा तरीका है, सीधे सीधे तरीके चलिए, ठीक है। जिस तरह मेरा चेहरा तो बड़ा सीधा है नॉर्मल मैन का, वैसे के वैसे हम सिंपल समझा सकते हैं, हम लोग को कब क्या कर सकते हैं, है ना। तो थोड़ा सा बड़ा अजीब सा लगता है कि जितनी भी यूट्यूब फैटर्निटी है उसमें जनरली बायोलॉजी वाले सेक्शन में, ठीक है, बच्चे ध्यान नहीं दे रहे हैं अपनी स्टडी पर, जो बहुत जरूरी है। और खास तौर से मेरे जाति बंधु पुरुष जात, है ना, वो बहुत ध्यान रखें। एक एक क्वेश्चन पढ़ते टाइम पर ये ध्यान रखें, पढ़ाई के साथ सेक्रीफाइस नहीं होना चाहिए, लिंग आधारित भेदभाव नहीं होना चाहिए पढ़ाई पर, सब बराबर होना चाहिए, ठीक है। पढ़ने ये जैसे हमारे लिए जरूरी है ना, हम सब बच्चों को बराबरी रखें, वैसे आप लोगों के लिए भी बहुत जरूरी है कि आप सब टीचर्स के लिए साथ बराबरी रखें। बाकी आपकी इच्छा, ठीक है, आप बच्चे हैं, आप जैसा चाहे कर सकते हैं, आपकी आपकी मन मर्जी है, आप जो चाहे करें, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए भाई, इफ ट्रांजिशनल यूनिट ऑफ यूटीआर आर प्रेजेंट एट, अब देखो यूटीआर जनरली जो होता है, जनरली वहां पर अगर अपन देखते हैं, है ना, तो पर्टिकुलरली क्या होता है, जैसे मान लो कि ये है मैसेंजर आरएनए कंडीशन, ये 5 डेज एंड हो गया, ये 3 डेज एंड हो गया, ठीक है। और 5 डेज एंड जो होता है, यहां पर आप लोगों का स्टार्ट कोडॉन हो गए एयूजी, है ना, और ये स्टॉप कोडॉन हो जाते हैं यू डबल ए यू यू ए यू जी, हाँ। तो ये तो अपनी बात खत्म हो गई, यू ए जी है यू जी है। चलो अब क्वेश्चन क्या है, ट्रांजिशन यूनिट ऑफ यूटीआर आर प्रेजेंट एट, अब यूटीआर कहां होंगे, यूटीआर स्टार्ट कोडॉन से पहले होंगे, यानी बिफोर द स्टार्ट कोडॉन, और स्टॉप कोडॉन के बाद होंगे, दैट्स ऑल। तो इसका आंसर हमको मिल रहा है डी ऑप्शन में, बिफोर द स्टार्ट कोडॉन एंड द आफ्टर द स्टॉप कोडॉन। सिंपल क्वेश्चन था बच्चों। अगला है लिम्फोइड ऑर्गन लोकेटेड, लिम्फोइड ऑर्गन लोकेटेड विद इन द लाइनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी डाइजेस्टिव एंड यूरिनरी ट्रैक्ट। बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन से क्वेश्चन था, बिल्कुल इसी तरह से वहां लाइन लिखी हुई कि लिम्फोइड ऑर्गन जो होता है वो लोकेटेड होता है द लाइनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी डाइजेस्टिव एंड यूरिनरी ट्रैक्ट। क्यों होता है भाई, हमको बचाना है, लिम्फोइड टिश्यूज का काम ही यही है। और ये इनका जो आप देखोगे नाम इसमें, जीएसी तो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, देखो कहां से कहां दिया, नाको नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, वाह 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 वाह, आरसीएच, जो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कहां से दिया गया है, दिया मुझे भी नहीं मालूम है। देखिए माल्ट, देखिए माल्ट, माल्ट को क्या दिया गया है, म्यूकोसल एसोसिएट, है ना, लिम्फोइड टिश्यूज। यार ये मालूम पड़ता है कि म्यूकोसल एसोसिएट लिम्फोइड टिश्यू, एलटी लिम्फोइड टिश्यूज। तो राइट आंसर बच्चों बी है। बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन था, देखो, है ना, इन पार्ट्स पे ये होते हैं और बहुत जरूरी है, काफी हिस्सा कवर करते हैं इसका ये। तो आप लोगों को ये बात याद होना चाहिए। और देखो बढ़िया बढ़िया, मैं उसी तरह से क्लियर करना चाह रहा हूँ हर ऑप्शन को जैसा होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, लैंड रेप्टाइल्स विच वेंट बैक इनटू वाटर अबाउट 200 मिलियन ईयर्स ago to the evolve into fish like reptiles। अब देखो मोटी मोटी बात है, लैंड रेप्टाइल्स है ना, वाटर पे थे। ये डाटा जो है इसमें फिश लाइक रेप्टाइल्स कौन से थे, इक्थियोसोरस थे, सीधी सी बात है। ट्राइनोसोरस, स्टेगोसोरस और बेंगोसोरस। इक्थियोसोरस किताब की एससीईआरटी की लाइन है, तो ये तो देखो इन्फॉर्मेशन वाला पार्ट है, ठीक है, इवोल्यूशन से। तो इक्थियोसोरस का राइट आंसर है। इसमें क्या लंबी कहानी में लूं, नेक्स्ट कंसेप्चुअल पार्ट नहीं है, ओनली नॉलेज वाला पार्ट है, इसलिए यहां पर कोई बात करना ही बेकार है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सर्टेन वायरस यूज एज बायोलॉजिकल कंट्रोलिंग एजेंट बिलोंग टू द जीनस। अब ये तो ये भी क्वेश्चन उसी से रिलेटेड रीजन है कि भाई सर्टेन वायरस है बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट में यूज किए जा रहे हैं, है ना, और किस जीनस से बिलोंग करते हैं, तो न्यूक्लियोपोलीहेड्रोवायरस से बिलोंग करते हैं। एडिनोवायरस जो कैटेगरी है, ठीक है, ये अलग है। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए है,
न्यूक्लियो पॉलीहेड्रो वायरस कैटेगरी जो होती है इनकी जीनस की वो होती है, तो अपन को सीधा सा इन्फॉर्मेशन भेजता है। राइनो वायरस, टोबैकोमोजिक वायरस, एडिनो वायरस तो अलग कैटेगरी है। द क्लोनिंग साइट प्रेजेंट इन द एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन्स ओ ई कोली, इसलिए क्या क्लोनिंग वेक्टर पीबीआर 322। देखो कितना मतलब मशहूर चीज है पीबीआर 322, है ना। साथ नहीं छोड़ता हाथ नहीं छोड़ता, वो वाली कहानी जो मैंने आपसे कई बार बोला है आपसे, ठीक है। आप जब पीबीआर 322 को बनाते हो बच्चों, पीबीआर 322 को गलत गलत कलर ले लिया, दूसरा कलर चेंज करते हैं, लाल लाल लेते हैं। ये पीबीआर 322 हो गया। पीबीआर 322 में हम जानते हैं कि भैया यहाँ दो साइड होती है ना। एक साइड तो होती है आप लोगों की कौन सी, एम्पिसिलिन, और एक होती है टेट्रासाइक्लिन, है ना। ये अपनी ए एम पी आर हो गई और टी टी आर हो गई, ठीक है बच्चों। मैं छोटे छोटे लिख रहा हूँ ऐसे ही। अब देखो अपन ने याद कर रखा था कि जो एम्पिसिलिन आर होती है उस पे पूर्वा फर्स्ट आएगी, पूर्वा क्या आएगी, फर्स्ट आएगी। तो ये अपना क्वेश्चन यहीं से बन गया एम्पिसिलिन से, लेकिन हम तो देख लेते हैं। और टेट्रासाइक्लिन आर पर क्या होगा, है ना, जो भीम भाई है या जो भीम है उसकी साली आएगी, है ना, भीम की साली एस एल सेकंड। तो आप जानते हो एम्पिसिलिन पे कौन है, पूर्वा फर्स्ट आ रही है, पीवीयू फर्स्ट आ रहा है ना। और जो टेट्रासाइक्लिन साइड है उस पर रेस्ट्रिक्शन साइड कौन सी है ना, जो भीम भाई है उनकी जो साली है वो आएंगी। तो भीम हाई, भीम को हाई करें, बी एम एच फर्स्ट एंड एस एल सेकंड। ये तो फंडे के हिसाब से हो गया। अब क्वेश्चन यहीं से पूछा गया और ये तो बड़ा पॉपुलर है, इसको बच्चा बना के देखता ही है। अब वो बात अलग है कि उसको याद रहना चाहिए कहां पर रेस्ट्रिक्शन साइड के बारे में पूछा गया है। द क्लोनिंग साइट प्रेजेंट इन द एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन ऑफ ई कोली क्लोनिंग वेक्टर। तो अब देखो कंडीशन हमारे एम्पिसिलिन से पूछा है। एम्पिसिलिन में पीवी फर्स्ट है, सेकंड है, पीयू दे रखा है, नहीं दे रखा, पीएससी फर्स्ट दे रखा है, ये दे रखा, तो राइट आंसर हो गया। इन्फॉर्मेशन बेस्ड था। हाँ, वो बात अलग है कि अगर आपके दिमाग में डायग्राम नहीं है, आप इसकी जो जो रेस्ट्रिक्शन साइट्स हैं और जो इसमें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, अगर वो आप रिकॉग्नाइजेशन साइट उनको जानते नहीं है, आपने बना के देख रखा है, उसको फंडे से नहीं देख रखा, तो फिर गलती हो जाती है। तो ध्यान रखना है एम्पिसिलिन पे पूर्वा फर्स्ट आती है, और जो अपना होता है टेट्रासाइक्लिन उस पे कौन होता है, जो भीम है उसकी साली होती है, इसको हाया बोलोगे आप। दैट्स ऑल, खत्म बात। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन रीजंस। और देखो असर्शन रीजन के क्वेश्चन तगड़े तगड़े होते हैं। हम लोग जब सीपीएमटी के क्वेश्चन सोल्व करते थे, सीपीएमटी जो निट के नाम से पहले सीपीएमटी होती थी, ठीक है, बहुत पुराने चावल है हम लोग, ठीक है। अब वो चावल भी ऐसे हैं जो उबाले मारते रहते हैं। आप लोग ध्यान रखना 13 to 16 और बड़े बड़े अच्छे क्वेश्चन आते हैं, तो कितने सिंपल सिंपल क्वेश्चन दिए रहे। असर्शन रीजन में ये कंडीशन है कि दोनों अगर राइट हो और करेक्ट एक्सप्रेशन हो तो हम ए दे देंगे, और ए और आर ट्रू हो लेकिन एक्सप्रेशन करेक्ट नहीं हो तो बी दे देंगे, इसकी हमें जरूरत ही नहीं पड़ने वाली है ना। और अगर ए राइट हो और ए ट्रू हो बट आर जो हो वो क्या हो, फॉल्स हो, इसकी जरूरत पड़ेगी हमको एक क्वेश्चन में, तो वो सी होगा और एक डी होगा। दोनों ही ए फॉल्स हो और आर सही हो तो हम डी दे देंगे। चलो हम देखते हैं कौन सही है कौन गलत, बाद में बात करेंगे। पहला क्वेश्चन मैं इनको एक साथ ले लेता हूं ताकि अच्छा अच्छा लगे आपको। असर्शन है एन एंटीबॉडी इज ए प्रोटीन मॉलिक्यूल मेड बाय द लिम्फोसाइट। बिल्कुल भाई साहब, प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है, इम्यूनोग्लोबुलिन वाला होता है, ठीक है ना। तो इसमें तो कुछ शक ही नहीं है, लिम्फोसाइट बिल्कुल लड़ती हैं, इसलिए लिम्फोसाइट ही काम होता है, ठीक है ना। तो ये तो होता ही, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अगली कंडीशन हम क्या लेते हैं कि जो मेल सॉरी नीचे चला गया मैं, रीजन क्या दिया, एन एंटीबॉडी बाइंड टू ए स्पेसिफिक फॉरेन एंटीजन एंड न्यूट्रलाइज इस ऑड इफेक्ट। बिल्कुल सही बात है भैया। जो आईजी होती हैं उनकी पर एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है, और उन एंटीजन बाइंडिंग साइट पर क्या होता है, एंटीजन आता है उसके साथ न्यूट्रलाइजेशन होता है, उसका काम तमाम हो जाता है। तो असर्शन भी सही, रीजन भी सही, उसका एक्सप्रेशन भी सही, तो हमारा आंसर क्या हो गया बच्चों, ए हो गया। एक तो ये बहुत टाइम लगता है चूज करके लिखने में, ठीक है, इसका राइट आंसर कौन सा हो गया, ए हो गया। चलिए बढ़ते हैं आगे और नेक्स्ट को लेते हैं हम लोग। मेल कंट्रासेप्टिव निरोध वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द अवॉइडिंग चांसेस ऑफ ओवम एंड स्पर्म मीटिंग। बिल्कुल सही बात है भैया, है ना। जो निरोध होता है वो कंट्रासेप्टिव किस काम आता है कि ओवम और स्पर्म को मीटिंग को रोकता है। अब कैसे रोकता है, रीजन भी दे दिया उसने कि थिन रबड़ का और लेटेक्स का शीट होता है इसमें, जो कहां पर होता है, पेनिस के पे लगाया जाता है और कोटियस से पहले लगाया जाता है, कोर्स को कवर करता है ना।
तो इसका काम क्या है, इज ए मेड ऑफ थिन रबर और लेटेक्स शीट एंड इज यूज्ड टू कवर द पेनिस बिफोर कोटियस। बिल्कुल सही बात है। एक तो आपको निरोध बता दिया गया और निरोध के बारे में बताने के बाद उसके बाद उसका यूज बता दिया गया, तो असर्शन रीजन दोनों बिल्कुल एक दूसरे से बिलोंग करते हैं। इसका भी राइट आंसर क्या है, ए मींस असर्शन रीजन दोनों सही है और रीजन असर्शन का सही क्या कर रहा है, एक्सप्लेनेशन कर रहा है बच्चों, है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। अगला असर्शन रीजन में देखते हैं, इन ए डाई हाइब्रिड क्रॉस इन्वॉल्विंग सेक्स लिंक जीन इन द ड्रोसोफिला जनरेशन ऑफ नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन आर ऑब्जर्व्ड। देखो भाई, डायहाइब्रिड क्रॉस जो होता है उसमें सेक्स लिंक जीन होते हैं, उसमें ड्रोसोफिला जनरेशन होती है और नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन आर ऑब्जर्व्ड। तो नॉन पेरेंटल जो जीन कॉम्बिनेशन आते हैं तो मतलब कंडीशन क्या हो चुकी है, जनरेशन बेहतर आई है भाई साहब, है ना। लिंकेज के जगह पर क्या हो रहा है, हम लोगों का जो होता है सेक्स में जो हो रहा है न्यू कॉम्बिनेशन रिकॉम्बिनेशन हो रहा है। तो पहली बात तो सही बोल रहा है वो कि डायहाइब्रिड क्रॉस इन्वॉल्विंग सेक्स लिंक जीन इन ए ड्रोसोफिला जनरेशन ऑफ नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन आर ऑब्जर्व। चलो ठीक है। अगली कंडीशन क्या है, टू जीन्स प्रेजेंट ऑन ए डिफरेंट क्रोमोसोम्स। देखो यहां गड़बड़ी कर दी, शो लिंकेज आर रिकॉम्बिनेशन इन ड्रोसोफिला। टू जीन्स प्रेजेंट ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम शो, टू जीन्स प्रेजेंट ऑफ ए डिफरेंट क्रोमोसोम, ये टू जीन्स हो गए और डिफरेंट क्रोमोसोम्स, जो ये बोलना चाह रहे हैं टू जीन्स टू क्रोमोसोम हो गए, इस पर टू जीन्स हो गए अलग अलग। टू जीन्स प्रेजेंट ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम शो लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन इन ड्रोसोफिला। रिकॉम्बिनेशन में तो मान लेंगे हम कि भैया दो अलग अलग पर रिकॉम्बिनेशन मान लिया एक बार, लेकिन लिंकेज कहां से हो जाएगा, लिंकेज तो एक ही क्रोमोसोम के जीन का होता है। तो असर्शन तो बिल्कुल राइट था बच्चों, रीजन गलत है। और हम जानते हैं ऐसा ऑप्शन जिसमें असर्शन सही हो रीजन गलत हो तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। तो आपने इसका आंसर ऑप्शन सी दिया होगा, दैट्स ऑल। अब आते हैं, नहीं इसके ऊपर वाले का है, नीचे 16 का नहीं है, ध्यान रखना है, ये 15 का था। मैं इसको हटा भी देता हूं ताकि कोई बच्चा बुरा ना मान जाए, ये सर ने तो गलत ऑप्शन को बोल दिया था। अलग अलग बच्चे हैं, कोई फास्ट फास्ट देख रहा हो तो वो अलग सोच लेगा। हट जा भाई, चलिए इसको हट जा, आपका इसको यहां से क्लीन करते हैं। चलिए नहीं हट रहा है, चलिए आ गया भाई। आगे बढ़ते हैं हम। आइसोलेटेड सिंगल सेल कैन बी फ्यूज टू प्रोड्यूस सोमेटिक हाइब्रिड्स। आइसोलेटेड सिंगल सेल्स, ठीक है, ये एक सिंगल सेल है, ये सिंगल सेल है, दोनों का प्रोटोप्लाज्म फ्यूज हुआ, ठीक है, और इससे क्या हो गया, सोमेटिक एम्ब्रियो बन गया। बिल्कुल सही बात है भाई, सही बात है, हाइब्रिड बन जाता है। एक टमाटर का है, एक पोटैटो का है, दोनों की सेल को फ्यूज किया, प्रोटोप्लास्ट मिल लिया दोनों का, दोनों को फ्यूज कर दिया और सोमेटिक हाइब्रिड बना दिया। सेल सेलेक्टेड फ्रॉम द सोमेटिक हाइब्रिडेशन हैव डिजायरेबल कैरेक्टर। बिल्कुल करते इसलिए हम लोग कि जो कैरेक्टर चाहते हैं वो कैरेक्टर आ जाए, और आपको विश्वास नहीं होगा, ये भी एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन क्वेश्चन है, ठीक है। आप कितना ध्यान से पढ़ते हैं और आपके टीचर्स कितना ध्यान से उस चीजों को समझाते हैं। देखो किताब तो हर बच्चा देखता है, लेकिन वो दिमाग में भी स्ट्रोक होना चाहिए लाइनें, ठीक है ना। तो क्या हम लोगों को ध्यान रखना है, सेल सेलेक्टेड फॉर सोमेटिक हाइब्रिडेशन हैव डिजायरेबल कैरेक्टर्स। बिल्कुल सही, डिजायरेबल कैरेक्टर तो आते हैं, जैसे मान लीजिए पोटैटो है और ये हम लोग और टोमेटो, दोनों के डिजायरेबल कैरेक्टर तो हम लोग किस में लाएंगे, सोमेटिक हाइब्रिडेशन के लाएंगे। तो बिल्कुल असर्शन सही है, रीजन सही है, एक्सप्रेशन सही है, तो हमारा ऑप्शन भी ए हो गया, बात खत्म, ठीक है ना। ध्यान रखना इसका सी था आंसर 15 का, और 16 का कितना है, ए है। चलो भाई, सेक्शन ए से मुक्ति मिली, नमस्कार। जिनको सेक्शन ए चाहिए था उनका काम हो गया। अब आएगा दादा गुरु, जिसमें हम लोगों को सोच सोच के आंसर देने, थोड़ा सा मोड चेंज करना है। और मोड चेंज करना है तो हम लोग उसी तरह से आते हैं, मोड चेंज कर अगले पोजीशन पे। सेक्शन बी, सेक्शन बी में अगर आप देखें तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हाट आर द रेस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड ऑन एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इन इंडिया। देखो रेस्ट्रिक्शन क्यों किया गया, क्यों इम्पोज किया गया रिएक्शन, अरे भाई बेबी का बर्थ पहले से मालूम कर लेते। 1992 में परमिशन मिल चुकी थी एमटीटीपी को, लेकिन 72 था 92 था, वो आप देख लेना, है ना। परमिशन मिल गई थी, क्योंकि डेट भूल जाता हूं मैं।
तो जनरली क्या होता है कि रेस्ट्रिक्शन जो इम्पोज इसीलिए हुआ था क्योंकि भाई जो प्री बेबी जो होता है उनका सेक्स डिटर्मिनेशन ना हो जाए, इसलिए। ठीक है। Up to how many weeks or trimester is MTP considered relatively safe for the female if necessary to perform by a medical practitioner? अब देखो जनरली क्या है कि हम कब कर सकते हैं एमटीपी को यूज कर सकते हैं, हमें जब कोई बेबीज की कोई जो है उसमें कोई डिजीज विजीज वगैरह है तो हम नहीं चाहते बच्चा हो, ठीक है, या बच्चा इनकम्प्लीट है, एबनॉर्मलिटीज है, इन वजह से तो जो प्रैक्टिशनर वाला पिटिशन जो है उसकी परमिशन हो गई, डॉक्टर की परमिशन मिल गई, उसके बाद हम ये कर सकते हैं। और कब कर सकते हैं? सीधी सीधी बात है इसमें, फर्स्ट ट्राइमेस्टर। अगर ओनली ट्राइमेस्टर पूछता है तो हम लिख सकते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर का। कौन सा इसका राइट आंसर? ओनली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। ठीक है, पहली बात। तो अगर आपको वीक लिखने तो देखिए 3 महीने, 3 महीने में हर वीक में आप 4 वीक, 4, 4, 8, 4, 12, अगर वीक लिखना है तो 12 वीक। दैट्स ऑल। इसका आंसर भी कंप्लीट हो गया हमारा। और हमारा 17 का ए करना था तो ए कर लिया, लेकिन वो बंधुओं पर आते हैं जिनको बी करना था। अब जिन बंधुओं को बी करना था उसको भी देख लेते हैं हम लोग कि जिनको बी का शौक था उनका क्या आंसर आ रहा है। रिफ्लेक्शन आ रहा है कि इसका इस पर? मुझे तो सामने जो पिक्चर है उस पर तो सही शो हो रहा है। चलिए, नहीं सॉरी, ये रिफ्लेक्शन इसी में ही है, इसने फोटो खींच के मुझे भेजा उसी में। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक्सपेंड पीआईडी। पीआईडी आप लोगों को देखो ऐसा नहीं था कि जिसमें पेल्विक इन्फ्लेमेटरी जो डिजीज है इसकी फुल फॉर्म है, और ऐसा नहीं था कि पीआईडी जो आपसे पूछा गया ये कोई अलग से यूजल था। हम लोग जानते हैं चैप्टर में जो था आप लोगों के, ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, उसमें पीआईडी दे रखा था और पीआईडी को बोल्ड भी कर रखा था। तो पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज पीआईडी की फुल फॉर्म होगी। नेम एनी 2 कॉमन वायरल इन्फेक्शंस ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल कांटेक्ट इन ह्यूमन। देखो एक तो एड्स एचआईवी हो गया, हेपेटाइटिस बी हो गया, जेनेटल हर्पीस हो गया। तो ऐसे कुछ एग्जांपल थे। जेनेटल हर्पीस दे दिया होगा आप लोगों ने, है ना, हेपेटाइटिस बी दे दिया होगा, एड्स एचआईवी दे दिया होगा, तो सही आंसर है। तो सिंपल हो गया था। तो आप लोगों में दोनों में से जो भी अटेंड किया वो क्वेश्चन 17 फ्री हो गया। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कौन सा है हम लोगों का? चलिए, अब एटीन क्वेश्चन को देखते हैं। एक्सप्लेन व्हाई द मिल्क प्रोड्यूस्ड बाय द मदर ड्यूरिंग द इनिशियल डेज ऑफ लैक्टेशन इज कंसीडर्ड टू बी ए वेरी एसेंशियल फॉर द न्यूबॉर्न इन्फेंट। लैक्टेशन एमोनेरिया, है ना, ये लैक्टेशन एमोनेरिया की जब तक वो जो लेडी है अपने इन्फेंट बच्चे को दूध पिलाती रहेगी तब तक उसमें एमसी साइकिल स्टार्ट नहीं होगी, है ना। जिससे क्या होगा, 2 बच्चों के लिए गैप हो जाएगा। तो एक्सप्लेन व्हाई द मिल्क प्रोड्यूस्ड बाय द मदर ड्यूरिंग द इनिशियल डेज फॉर लैक्टेशन इज कंसीडर्ड टू बी वेरी एसेंशियल फॉर द न्यूबॉर्न इन्फेंट। बहुत जरूरी है उसके लिए भी, ठीक है। और उसके साथ ये भी होता है कि उसमें आईजीजी होती है ना। और ये पर्टिकुलरली जो होती हैं ये क्या करती हैं, बच्चे के लिए अच्छी रहती है। क्लोस्ट्रम बोलते हैं उसको हम लोग, दूध भी अच्छा बच्चे के लिए अच्छा रहता है। What the term used for the milk produced during the initial day of for lactation? Colostrum। ठीक है, ये तो हम जानते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। चल जा भाई, क्लोस्ट्रम। चलो भाई, अगला क्वेश्चन है। Many children in the metro cities are suffering from a very common exaggerated response of the immune system to certain weak antigen in air। शहरों में तो ये होता ही है, ठीक है ना। उनके साथ बहुत सफरिंग होता है। मेट्रो सिटीज वालों को धूल धक्का होता है, छोटी जगह वालों को बड़ी जगह ले जाए आप तो वो दिक्कत आएगी मेट्रो सिटीज में। व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर द अबव मेंशन्ड डिजीज? अरे एलर्जी है भाई साहब, है ना, वहां पर बहुत धूल दस्ट है और उसमें कैसे रहेंगे हूँ। इसका पहले का तो आंसर था एलर्जी, है ना। चलो, ये तो हो गई हम लोगों की एलर्जी। नेम द मेन टाइप ऑफ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस द इम्यून सिस्टम इन द रेस्पॉन्स टू द डिजीज। अरे आईजीई, बस एलर्जी और आईजीई यही तो होता है, हाइपर सेंसिटिव बना देती है बंदे को, सामने वाले को, ठीक है, तभी तो उसमें ऐसा हो जाता है। तो इसका आंसर आईजी आईजी हो गया। अब उसके बाद अगला क्या है? अगला बड़ा अच्छा दिया, पूछा गया क्या, विच टू मेंस इन्फ्लेमेटरी causing chemicals are produced by the most cells in such immune response। तो 2 केमिकल है, सेरोटोनिन, है ना,
और एक होता है हिस्टामिन। हिस्टामिन और सीरोटोनिन, दोनों केमिकल जो होते हैं ये क्या होते हैं इस टाइम जो इम्यून रेस्पॉन्स के लिए जरूरी होते हैं। तो विच टू मैन इन्फ्लेमेटरी inflammation causing chemicals are produced by the mast cell in such as immune response। एक तो हिस्टामिन मास्ट सेल से क्या होता है रिलीज होता है और एक सीरोटोनिन होता है। दैट्स ऑल, ये इसका आंसर था। आगे बढ़ते हैं बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन, हाउ इज द इंटरेक्शन बिटवीन ऑफराइस एंड इट्स स्पेसिफिक पी पोलिनेटर वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ कोएवोल्यूशन। हम जानते हैं कि जो फ्राइस होता है उसके जो फ्लावर होता है उसमें एक जो कोरोला होता है, वो कोरोला उसको फीमेल का एहसास कराता है बी को, तो बी वहां आता है ना, और सूडो कपुलेशन करता है। ठीक है, और सूडो कपुलेशन के साथ क्या होता है, वो दोनों में ऐसा लगता है कि तू मुझको फायदा दे रहा है, मैं तुझको फायदा दे रहा हूँ, म्यूचुअलिज्म चल रहा है, बड़ा मजा आ रहा है, कोरिलेशन हो रहा है। लेकिन हाउ द इंटरेक्शन बिटवीन ऑफराइस एंड इट्स स्पेसिफिक बी पोलिनेटर वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ कोरिलेशन। दोनों सब एक कोरिलेशन है, दोनों साथ साथ चल रहे हैं, दोनों का साथ साथ विकास हो रहा है। ठीक है, और ये एग्जांपल इसका आंसर था। ठीक है, अरेंज द गिवन, ये देखो ये और अच्छा क्वेश्चन था, है ना। तो अरेंज द गिवन इंपोर्टेंट स्टेप फॉर डिकम्पोजिशन इन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ अक्रेंस इन द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर एंड एक्सप्लेन द फोर्थ स्टेप इन द प्रोसेस। करेक्ट ऑर्डर तो पूछा एक तो, और एक इनका एक्सप्लेनेशन पूछ लिया। चलो हम तो जानते हैं, सबसे पहले हमारे पेड़ वेड़ बन रहा था, उसकी पत्ती गिर गई, लीफ गिर गई, लीव्स गिर गई तो क्या हो गया, फ्रेगमेंटेशन हो गया साहब। क्या हो गया, फ्रेगमेंटेशन हो गया। चलो बाबू चलो, रुको मत, है ना, बच्चे वेट कर रहे हैं कि कभी कभी पेन लैग कर जाता है। फ्रेगमेंटेशन हो गया, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन होने के बाद अब क्या होगा, जब फ्रेगमेंटेशन हो गया तो अब देखो ह्यूमिफिकेशन और मिनरलाइजेशन तो बहुत दूर की बात है। बारिश वारिश होगी, पानी वानी गिरेगा, मिनरल्स की लीचिंग होगी, अंडरग्राउंड चले जाएंगे बहुत वो, है ना। तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगी, लीचिंग। लीचिंग का मीन्स क्या हो गया कि जो मिनरल्स वगैरह हैं उनका कहाँ चले जाना, वाटर के साथ सोल्यूबल होके अंदर डीप में चला जाना सोइल में। अब ये भी हो गया, चलो कोई बात नहीं। अब अगली कंडीशन पे लेते हैं। अब अगली कंडीशन पे फंगस आएंगे, बैक्टीरियाज आएंगे, उसको क्या करेंगे, जो डेड ऑर्गेनिक मैटर होगा उसके जो कॉम्प्लेक्स पार्ट होंगे उनको सिंपल पार्ट में कन्वर्ट करेंगे, और ये कौन सी कंडीशन कहलाएगी, ये कैटाबॉलिज्म कहलाई जाएगी। कैटाबॉलिज्म भी हो गई, चलो अच्छी बात है। अब क्या होगा, जो ऑर्गेनिक मैटर है जिसका क्या हुआ है अपने कंपनी, जो क्या होता है ब्रेक डाउन हुआ है, उसमें से जो मैटर बना है, उस मैटर्स में जो मिनरल्स हैं वो मिनरल्स सोइल में मिक्स होंगे, तो मिनरलाइजेशन हो जाएगा, दैट्स ऑल। अब ये सब हो गया तो वहां की सोइल कैसी हो जाएगी, वेरी गुड हो जाएगी, वहां ह्यूमस बन जाएगी, उपजाऊ बन जाएगी, फर्टाइल बन जाएगी, वहां उगाओ मस्ती से ह्यूमिफिकेशन हो जाएगा लास्ट स्टेप। ठीक है, तो फ्रेगमेंटेशन फर्स्ट, लीचिंग सेकंड, कैटाबॉलिज्म थर्ड, ठीक है, मिनरलाइजेशन फोर, एंड ह्यूमिफिकेशन लास्ट। और सब स्टेप्स को बता दिया है। ह्यूमिफिकेशन का मतलब क्या होता है, लास्ट में जब ये सारा प्रोसेस हो जाता है मिनरलाइजेशन वगैरह, तो जो सोइल बचती है वो सोइल कैसी होती है, वो सोइल होती है बहुत ज्यादा फर्टाइल, ह्यूमस वाली होती है। ठीक है बच्चों, तो ये आप लोगों को याद रहना चाहिए। अब आते हैं अपन नेक्स्ट कंडीशन पर, अगले क्वेश्चन पर। द बेसिक स्कीम ऑफ, देखो यहाँ पर उसने इतना ज्यादा दिया, सीबीएसई की अच्छी बात है कि वो अच्छी तरह से बच्चों को निचोड़ लेती है, उसका एक्सपीरियंस को देख लेती है कि उसने कितना ध्यान देके पढ़ा, है ना। हम लोग कई बोर्ड के एग्जाम सोल्व करते हैं, राजस्थान बोर्ड, एमपी बोर्ड, फलाना बोर्ड, स्टेट बोर्ड के, वो इतना ज्यादा के नहीं करते। सीबीएसई की बहुत अच्छी बात है, इसलिए नीट में बहुत फायदा मिलता है। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है द बेसिक स्कीम ऑफ द एसेंशियल स्टेप्स इन्वॉल्व, है ना, essential steps involved in the process of recombinant DNA technology is summarized below in the form of a flow diagram. Study the given flow diagram as answer the question that follow। इसमें बहुत सारे स्टेप दे दिए उसने। कल जब मैं आपको लास्ट क्लास बता रहा था बिल्कुल जल्दी फास्ट फास्ट, उसमें बताया था मैंने आप लोगों को, इस पर ध्यान देना कि इसके स्टेप्स क्या है। पहले तो आपने वेक्टर डीएनए ले लिया, है ना, एलियन डीएनए ले लिया, उसको कट कर लिया। कट करने के लिए देखो क्वेश्चन पूछेगा आपसे आगे, वो कट करने के लिए आप रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करेंगे, दोनों रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एक ही होंगे।
दोनों से, जिसको वेक्टर डीएनए से कट करेंगे वही एलियन डीएनए को कट करेंगे, दोनों को। तो इसका पहले क्वेश्चन का जो है क्वेश्चन है, व्हाट इज द टेक्निकल टर्म यूज्ड फॉर स्टेप 4 इन द एबव प्रोसेस। स्टेप 4 देख लेते हैं पहले। ये है सेकंड क्वेश्चन। ये रहा, which of the given two combination of restriction enzymes should we use in step 1? EcoR first to cut the plasmid and HIND third to cut the alien DNA। ना 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 भैया, हम तो दोनों के लिए एक ही यूज करेंगे। तो सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट है ये वाला कि EcoR first to cut both the plasmid and alien DNA। चलो अगली स्टेप देख लेते हैं। अगली में क्या पूछा गया है, व्हाट इज द टेक्निकल टर्म यूज्ड फॉर द स्टेप 4। ये स्टेप 4 है। आपने रेप्लिकेशन कर लिया रिकॉम्बिनेंट डीएनए का, मॉलिक्यूल का, इन इकोलाई टू फॉर्म मल्टीपल कॉपीज। जब मल्टीपल कॉपी कर ली तो क्लोनिंग होगी ना, क्या होगी बच्चों, क्लोनिंग होगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, क्लोनिंग। इस ए का राइट आंसर क्लोनिंग हो गया। और बी का राइट आंसर क्या हो गया कि भैया पहली स्टेप के लिए हम दोनों के लिए एक ही प्लाज्मिड यूज करेंगे, सॉरी एक ही रेस्ट्रिक्शन यूज करेंगे, इको आर फर्स्ट। ठीक है, तो इसका ये कौन सा ऑप्शन राइट हो गया, बी राइट हो गया। ध्यान रखना, बाकी स्टेप्स तो वही दे रखी है हमारी, है ना, किस तरह से रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यूज करते हैं उसकी सारी स्टेप्स दे रखी है। तो उसमें और कोई, है ना, विचित्र बात नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब सामने वाले बंधु ने देखो अच्छा स्किम करा है, देखो ये जहां तक ये से मिल रहे हैं क्वेश्चन हम लोगों को। चलो अगले क्वेश्चन को लेते हैं। स्टडी द गिवन मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ डबल स्ट्रैंड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ऑफ डीएनए, आंसर द क्वेश्चन। अच्छा अच्छा डीएनए बना रखा है, अच्छे अच्छे डीएनए बनाने के साथ उसने क्वेश्चन पूछ रखे हैं कि भैया इस क्वेश्चन में हाउ मेनी फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड आर प्रेजेंट इन द गिवन डबल स्ट्रैंड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। आप जानते हो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनता किसके बीच में, टू जो पेंटोस शुगर होती हैं, उन टू पेंटोस शुगर में क्या होता है, जो फॉस्फेट होता है, याद है ना फॉस्फेट का आपको कंडीशन, चल जा बाबा। ये तो अपना H3PO4 हो गया, है ना। और जब ये फॉस्फेट होगा तो हाइड्रोजन रिलीज करेगा PO4 माइनस, ये O माइनस, ये O माइनस, ये O माइनस, ये O माइनस, PO4 माइनस। ठीक है, ये बनेगा कब, ये कब बनेगा, जब एक एंड से क्या निकलेगा, H और एक से OH, इधर से OH निकल गया, इधर से H निकल गया, H2 मॉलिक्यूल निकल गया और यहाँ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बन गया। ये तो समझा रहा हूँ मैं बात। और आपको समझने की सीधी बात यह है कि फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के नंबर कितने, वो तो खुद को दिख रहे हैं, 1 2 3। ये ध्यान रखना, ये फॉस्फेट है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड नहीं है, ये फॉस्फेट ग्रुप है ओनली 5 डे स्ट्रैंड पर। ठीक है, जैसे इधर 5 डे स्ट्रैंड पर फॉस्फोट ये है, इसको मत काउंट कर लेना, ये दोनों को छोड़ देना पी से, ये नहीं कि पी देखा तो काउंट कर लिया उनको भी। ठीक है, अगली कंडीशन 4 5 एंड 6। तो राइट आंसर कितना हो गया हमारा, हाउ मेनी फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, 6। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन तो आपको डीएनए की जो सिंपल केमिस्ट्री में तो पेपर में भी क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं, हाउ मेनी बेस पेयर, डीएनए वहां पर भी तो है, हाउ मेनी बेस पेयर आर देयर इन ईच हेलिकल टर्न्स ऑफ डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, हाउ मेनी बेस पेयर, 10 बेस पेयर। एक हर टर्न में कितने होते हैं, 10 बेस पेयर होते हैं बच्चों, है ना। चलो बाबा 10 बेस पेयर होते हैं। आल्सो राइट द डिस्टेंस बिटवीन ए बेस पेयर इन ए हेलिक्स। जो हेलिक्स होता है उसके जो डिस्टेंस बिटवीन बेस पेयर इन ए हेलिक्स, जो बेस पेयर होते हैं जैसे ए की टी से डबल बॉन्ड, सी की जी से ट्रिपल बॉन्ड, इसमें कितना डिस्टेंस होता है, 0.34 नैनोमीटर। ठीक है बच्चों, और ये हमको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखो, ये सब सब बुक से रिलेटेड क्वेश्चन है, कोई ऐसा नहीं है कि वो कोई बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन पूछ ले रहे हैं आप लोगों से। इन एडिशन टू हाइड्रोजन बॉन्ड व्हाट कंफर्म एडिशन स्टेबिलिटी टू द हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, बिल्कुल किताब की लाइन थी। तो इन एडिशन टू हाइड्रोजन बॉन्ड व्हाट कंफर्म्स एडिशनल स्टेबिलिटी, क्या कंफर्म करता है, द प्लेन ऑफ वन बेस पेयर स्टेक विद द अदर फॉर डबल हेलिक्स। देखो कंडीशन क्या है, एक बेस पेयर है, उसके बाद उसके ऊपर दूसरा बेस पेयर आ जाता है, ये जो समूह है, ये ग्रुप है ना, जिनमें ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं, ए डबल टी, दो हाइड्रोजन बॉन्ड, सी डबल टी, इसका जो स्टैक है, जिसका समूह है, जिसका ग्रुप है, वो क्या करता है, स्टेबिलिटी को बनाता है दोनों जो है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन उनके बीच में। ठीक है, तो आपका आंसर था द प्लेन ऑफ द वन बेस पेयर स्ट्रेक विद द अदर फॉर डबल हेलिक्स, दैट्स ऑल। और आपने इसके रिलेटेड कोई आंसर लिखा तो वो भी सही है, क्योंकि रिलेटेड ही चलता है, किसी को लाइन तो याद रहती नहीं है ना। चलिए अगला क्वेश्चन,
सेक्शन सी। चलिए अलविदा हो गया सेक्शन बी भी, और सेक्शन सी पर आते हैं। ठीक है, अब सेक्शन सी किसको क्या डील कर रहे हैं, व्हाट डू यू मीन बाय एक्टिवेटेड स्लज ऑन एसटीपी। सेकंड जो ट्रीटमेंट प्लांट होता है उस पर ही सारा बायोलॉजिकल डिपेंड होता है प्रोसेस। हमने जब फर्स्ट एमएससी की थी तो हम लोगों की फर्स्ट एमएससी इन्वायरमेंट साइंस में थी, सेकंड हमारी बायो में थी, थर्ड हमारी केमिस्ट्री में थी। मैं वहां रखी हूँ, बहुत एमएससी कर रखी मैंने, है ना। उसके बाद एमफिल वगैरह भी कर रखी है, तो हम लोग रियल टीचर हैं वो डॉक्टर वाले टीचर नहीं है हम। ठीक है, हम टीचर वाले टीचर हैं, है ना। उसके बाद बीएड एमएड आप देखना कभी जाकर यूट्यूब वाले हमारे पोर्शन पे क्या क्या कर रखा है गुरुजी ने। व्हाट डू यू मीन बाय एक्टिवेटेड स्लज इन सेकेंडरी टर्शियरी प्लांट, इससे काम किया है हम लोगों ने। तो क्या होता है, जो सेकेंडरी टर्शियरी प्लांट होता है वो तो उसमें क्या होता है, एक्टिवेटेड स्लज होता है जिसमें एयर हो जाती है, और जिसमें हम लोग क्या कर देते हैं, जिससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म पनप जाते हैं। आप तो जानते हो उस चीज को, है ना, ज्यादा जरूरत नहीं है। एक्सप्लेन द बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट द मेजर पार्ट ऑफ द स्लज transfer from the large aeration tank in the anaerobic sludge digester before the final release into the natural water bodies। बिल्कुल, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट पूरा किया जाता है, उसके बाद उसको नेचुरल वाटर बॉडी में डाला जाता है, और एनारोबिक वाला जितना भी होता है वो बायोगैस फर्टिलाइजर में डाल देते हैं उसको, है ना, बायोगैस जो बनाने के लिए जितना मटेरियल होता है। ठीक है, वो मेथनोजन वगैरह उसको वहां यूज कर लेते हैं। तो इसका ये आंसर था कि भाई आप जब एक्टिवेटेड स्लज करते हैं उसको बिल्कुल करने के बाद, उसका ट्रीटमेंट करने के बाद, उसको वाटर बॉडी में डालने से पहले उसका एनारोबिक प्रोसेस भी कराते हैं, बिल्कुल कराते हैं एनारोबिक प्रोसेस, जहां बायोगैस का प्रोडक्शन हो जाता है। एक्सप्लेन द बेनिफिशियल रोल ऑफ द फ्लोइंग प्रोड्यूस्ड एज ए रिजल्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी टू मैनकाइंड। काउ नेम्ड रोजी। रोजी क्या है, फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ है ना, फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ है। और कैसी काउ है, फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ है, ऐसी ट्रांसजेनिक काउ है जिसके मिल्क में, है ना, पर लीटर मिल्क में 2.4 ग्राम प्रोटीन होता है। ठीक है ना, तो ध्यान रखें ये दो चीजें यहाँ पे लिख दी होंगी। फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ 2.4 ग्राम जो प्रोटीन होता है पर लीटर वो मिलता है, दैट्स ऑल, काम खत्म रोजी का। अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन जो होता है एम्फीसीमा के ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है, प्रोटीन है ना। ठीक है भाई, आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन विद रेस्पेक्ट टू सेक्स डिटरमिनेशन mechanism observed in honeybee। What is the type of cell division involved in the formation of gametes is a female bee and male bee। देखो फीमेल बी और मेल बी में दोनों में अलग अलग कंडीशन देखने को मिलती है। फीमेल तो देखो क्या होती है, इसमें जो क्रोमोसोम होते हैं वो 32 होते हैं। गलत हो जाएगा, पेन चला लेता हूं मैं। 32, चलो बाबू, 32 क्रोमोसोम होते हैं किसमें, इससे बात करनी पड़ती है फिर जाकर ये चलाता, परेशान नहीं करता। तो जो आप देख रहे हो कि जो हनी बी है, हनी बी के अंदर जो फीमेल है उसमें 32 क्रोमोसोम होते हैं, जिसके गैमेट्स में 16 के 2 बन जाते हैं। यानी सीधी सी बात है, ये तो मियोसिस हो जाता है। इसका एक का तो आंसर हो गया हमारा मियोसिस। ठीक है, फीमेल बी में तो मियोसिस होता है, और मेल बी में क्या होता है, 16 क्रोमोसोम होते हैं, और इसका विदाउट एनी माइटोसिस से ही क्या हो जाता है, 16 क्रोमोसोम वाले गैमेट बन जाते हैं। तो इस पहले का आंसर हो गया कि भैया जो फीमेल बी के गैमेट्स होते हैं वो मियोसिस से मिलते हैं, और मेल बी के गैमेट्स जो मिलते हैं, सेल डिवीजन जो होता है वो माइटोसिस होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द सेक्स ऑफ हनी बी फॉर्म, सब कुछ छुपा दिया मैंने। फ्रॉम द अनफर्टिलाइज एग राइट द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पेयर। अब देखो व्हाट इज द सेक्स ऑफ हनी बी फ्रॉम फॉर द अनफर्टिलाइज्ड एग। अनफर्टिलाइज्ड एग से जनरली ड्रोन बनेगा मेल, मेल है ना, इसका फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। इन गैमेट्स में जिन गैमेट्स का फर्टिलाइजेशन नहीं होगा दूसरे गैमेट से, और वो अनफर्टिलाइज एग रह जाएंगे, वो क्या करेंगे बच्चों, इनमें से जो अनफर्टिलाइज्ड एग होगा वो ड्रोन बनाएगा, मेल। ठीक है, इसका आंसर था मेल ड्रोन। खत्म, कुछ बचा है, हाँ बच्चा है। नाम नेम द टाइप ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन ऑब्जर्व इन हनी बी। अब ये जो आप देख रहे हो जो हो रहा है, हैप्लोइड टाइप का है, हैप्लोडिप्लोइड टाइप का। किस टाइप का है, बी का आंसर क्या है, हैप्लोडिप्लोइड, हैप्लोडिप्लोइड। ठीक है, और सी का आंसर तो बतला ही दिया हम लोगों ने कि अगर अनफर्टिलाइज एग है तो मेल बनेगा ड्रोन, हैप्लोडिप्लोइड। ये आंसर था बच्चों इसका। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर था आप लोगों के कि जो फीमेल होगा उसमें क्या होगा, मियोसिस, और मेल में माइटोसिस। बी का आंसर क्या था, सेक्स डिटरमिनेशन का नेम क्या होगा, हैप्लोडिप्लोइड होगा। सी का कंडीशन क्या थी कि इसमें अनफर्टिलाइज एग से क्या बनेगा, मेल बनेगा, ड्रोन बनेगा। ठीक है, दैट्स ऑल। चलो आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पे आते हैं 25 पर। एलियन स्पीशीज हाईली इनवेसिव और आर द ट्रेड
threat to the indigenous species substances. The treatment was the help of any two examples. कोई से भी दो एग्जांपल दे दो एलियन स्पीशीज के इन्वर्जन के, ठीक है। आप वो गाजर घास लाए थे पार्थिनियम वाला, वो एग्जांपल दे सकते हो। नाइल पर्च का एग्जांपल दे सकते हो जिसने सिचलिड फिश को हटा दिया था वहां से, है ना, ठीक है। एक लेक विक्टोरिया वाला था, और एक एग्जांपल जनरली अपना को क्लेरियास जो गेरी पाइनस था, वहां केटफिश को हटाया था उसने। तो इनमें से कोई सा भी एग्जांपल दे दिया होगा तो ना काम चल जाएगा, ठीक है बच्चों। स्टेट एनी टू क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के लिए क्या होता है भाई? एक तो बात तो है बायोडाइवर्सिटी रिच एरिया होते हैं, ठीक है। दूसरी बात अनटच एरिया होते हैं। तीसरा इनकी इथिकल वैल्यू होती है, इसलिए इनको हॉटस्पॉट बनाया गया है, ठीक है ना। तो ये आप लोगों ने लिखा होगा, तो आपका राइट आंसर है बच्चों। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक्सप्लेन हाउ द एडिशन ऑफ लैक्टोज इन द मीडियम रेगुलेट द स्विचिंग ऑन द लेक ओपेरान एंड बैक्टीरिया। अरे बिल्कुल, वो आपको मालूम होगा जो लेक ओपेरान से रिलेटेड क्वेश्चन था ये। अब इसमें क्या कहानी गाए अपन, ये पी ऑपरेटर साइट, और ये जया हो गई अपनी स्ट्रक्चरल जीन, ठीक है। एक्सप्लेन द एडिशन ऑफ लैक्टोज इन द मीडियम रेगुलेट द स्विच ऑन मैकेनिज्म। स्विच ऑन है तो यहाँ पर जो भी अपना ट्रांसक्रिप्शन होगा उसमें लैक्टोज क्या करेगा, लैक्टोज जो होगा उसको डीएक्टिव कर देगा, जिससे ऑपरेटर साइट क्या रहेगी, ओपन रहेगी। इसमें जेड वाई ए तीनों जीन काम करेंगे, मैसेंजर आरएनए बनेगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसलेशन होगा, प्रोटीन बन जाएंगे। वेरी गुड, आपको तो मालूम है, तो लंबा थोड़ा सा प्रोसेस है, आपको इसको बेसिक मालूम होना चाहिए। लंबा खींचूंगा तो बहुत लंबी क्लास हो जाएगी, अभी इसकी जरूरत नहीं है। नेम एंड एक्सप्लेन द रोल ऑफ इनर एंड मिडिल वॉल ऑफ द ह्यूमन फीमेल यूटेरस। अपन जानते हैं कि सबसे बाहर की तो एपिमीट्रियम होती है यूटेरस की, ठीक है ना, या पेरीमीट्रियम होती है। बीच की वाली मायोमीट्रियम होती है, अंदर वाली एंडोमीट्रियम होती है। तो जो इनर होती है वो एंडोमीट्रियम है, और एंडोमीट्रियम जनरली मेंस्ट्रुएशन साइकिल में चली जाती है ना, और जनरली जो इम्प्लांटेशन होता है वही वही होता है, ठीक है। तो आपसे रोल पूछा जाता है तो आप तो बोल सकते हैं कि जनरली जो इसका पर्टिकुलर रोल है ना, साइक्लिक चेंजेस जो होते हैं उसमें, जो साइक्लिक चेंज जो होता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान उसमें चले जाते हैं। ये क्या होता है, इम्प्लांटेशन यही होता है। सेकंड आपसे पूछा जाता है कि जो मिडिल वॉल है ना, मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम का क्या होते हैं, कॉन्ट्रेक्शन होते हैं, जिससे जो बेबी का जो जन्म होता है वो आसान हो जाता है, ठीक है ना। तो ये इस तरह थे, इसके हम लोगों को ध्यान रखना है। अगला जो क्वेश्चन था वो कहां से, नेम द एक्सप्लेन द रोल, राइट द लोकेशन एंड फंक्शन ऑफ फिमरी इन द ह्यूमन फीमेल। आप जानते हैं जो फेलोपियन जो डक्ट होती है, उस फेलोपियन डक्ट में, चलो भाई, ये फेलोपियन डक्ट में इस तरह से फिमरी होती है, ठीक है। इनफंडिबुलम, ये इनफंडिबुलम, इसके आगे फिमरी होती है। तो पोजीशन क्या होती है, इनफंडिबुलम के आगे फिमरी होती है। इसका फंक्शन क्या होता है, जब ओवरी में ओव्यूलेशन होता है तो जो ओव्यूल फ्री होता है ना, सेकेंडरी ओसाइट, है ना, उसको क्या करती है, कैच कर लेती है। दैट्स ऑल, ये इसका फंक्शन होता है। आपने कर दिया होगा, फिर भी मैं आपको देखो बता रहा हूं, मैं जनरली आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको क्वेश्चन अटेंड करने में जो कैसा अटेंड किया, क्या आपने लिखा, सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं, तो बच्चे के अच्छा लगता है यार सर सब कुछ क्लियर कर रहे हैं। क्लास लंबी हो गई तो हो जाने दो, आपका मन चाहे जैसे देखो यार, है ना। आज देखो, कल देखो, एक दो महीने बाद देखो, मुझे कौन मना कर रहा है आप लोगों से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, लेकिन प्लीज मेरा चेहरा नॉर्मल है, आप इसको भी देख सकते हैं, हम जैसे लोगों को भी देखें। हम पढ़ाने के लिए बेसिक हमारा नॉलेज बहुत तगड़ी है, हम लोग सिंपल सिंपल वे पढ़ा सकते हैं इसी चेहरे के साथ। अब इसको चेंज कैसे करें, है ना, नॉर्मल है हम लोग। बस हमारा ये ध्यान रखें, अगर आप पढ़ना चाहते हैं हमसे तो फिर तो आपको एक नंबर की क्लास मिलेगी, और आपको पढ़ना नहीं है, टाइम पास करना है यूट्यूब पर, तो बहुत कुछ मिलेगा आपको, आपकी मर्जी से करें, ठीक है। चलो अपन तो मेन चीज पर आते हैं, ज्यादा दिल दुखाने वाली बातें नहीं करते हैं। अब देखें क्वेश्चन क्या है। फ्लोइंग प्लांट्स विद hermaphrodite flowers have developed many reproductive strategies to ensure cross pollination. Study the given outbreeding device adopted by certain flowering plants and answer the question that follow. अब होता क्या है, अपन जानते हैं कि जब भी पोलिनेशन होता है तो आउटब्रीडिंग डिवाइस काम करते हैं, जहां कोशिश की जाती है कि अपने ही प्लांट का जो क्या है पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर आकर क्या हो, जर्मिनेट ना हो, इसको रोका जाता है ना, ताकि इनब्रीडिंग ना हो, क्रॉस पोलिनेशन हो, ठीक है। ये सारी कहानी इससे कोई प्लॉट की गई है। स्टिग्मा है प्लांट ए की, और प्लांट ए के पोलन ग्रेन वहां जर्मिनेट नहीं हो रहे, बी और सी के हो रहे हैं, यानी सीधी सी बात है, वो यहाँ पर ये चाहता है कि जो पोलन, जो क्रॉस है मतलब पोलन ग्रेन जर्मिनेट नहीं होते, और राइट है मतलब पोलन ग्रेन जर्मिनेट हो रहे हैं।
ठीक है। बी के साथ भी यही है कि बी के जो पोलन ग्रेन है वो जर्मिनेट नहीं हो रहे और ए और सी के हो रहे हैं। सी के साथ भी यही है कि सी के पोलन ग्रेन जर्मिनेट नहीं हो रहे और ए और बी के हो रहे हैं। मतलब अपने को तो अपने प्लांट के पोलन ग्रेन को तो जर्मिनेट मत होने दो, और दूसरे प्लांट की पोलन ग्रेन आए तो वेल एंड गुड, आइए जर्मिनेट कीजिए। तो यही तो बढ़िया तरीका है रिप्रोडक्शन का, है ना। चलिए, वो प्लांट्स में भी है। नेम एंड डिफाइन द आउटब्रीडिंग डिवाइस, डिस्क्राइब द अबो टेबल। भाई सीधी सी बात है, डिस्करेज कर रहा है सेल्फ पोलिनेशन को और इंकरेज कर रहा है क्रॉस पोलिनेशन को, बस ये डिस्क्रिप्शन। एक्सप्लेन द वुड हैव बीन द डिसएडवांटेज टू द प्लांट इन द एब्सेंस ऑफ गिवन स्ट्रेटजी। अगर ये नहीं होगा तो फिर यही होगा कि अपने ही प्लांट के पोलन ग्रेन अपने ही प्लांट की स्टिग्मा पे आके जर्मिनेट हो जाएंगे, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन होगा। ठीक है, नए करेक्टर्स आएंगे नहीं, बात खत्म हो गई। इसका आंसर था इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, और नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सेक्शन डी पर आ गए, बधाई हो आपको। और सेक्शन डी में देखो, पहले इसको मैं सेक्शन डी में बाद में आऊंगा क्योंकि इसमें मजा आता है समझाने में, है ना। केस वाले रिलेटेड होते हैं। पहले सेक्शन ई को देख लेते हैं अपन, उसमें कुछ समझाना नहीं है, उसमें तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर सेक्शन डी में अपने मजे से देखेंगे। एक्सप्लेन हाउ प्रो इंसुलिन इज प्रोसेस इन द सेल टू बिकम ए फुल मैच्योर फंक्शन इंसुलिन, है ना। वही जाते हैं अपन के प्रो इंसुलिन में अल्फा ए बी सी 3 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। सी को हटाओ, ए बी को रखो, वेरी गुड। डिस्क्राइब हाउ मेनी इंसुलिन इज प्रोड्यूस यूजिंग द टेक्निक जेनेटिक इंजीनियरिंग। सिंपल क्वेश्चन था। एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ सिंपल स्ट्रेट टैंक बायोरिएक्टर। जो टैंक बायोरिएक्टर था उसमें एरेशन होगी बकायदा, उसमें वो चीज है, वो आपसे पूछा गया, डायग्राम बना बनो कर देते। वो डाउन स्ट्रीम प्रोसेस कल भी मैंने आपसे कहा था यार, जब मैं लास्ट टाइम बता रहा था वन शॉट में कि डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग को ध्यान देना। वो क्वेश्चन आ भी गया आप लोगों को, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैंने बतलाया गया। कई टीचर्स वहां झोल जाते हैं, देखो मैंने आधा घंटे पहले बतलाया तो वो आ गया, तो बोलो बोलो कैसा करा ऐसा, ये बोर्ड लगता है। जनरली जो हम बताते हैं वो आ जाते हैं, जो नॉर्मल चीज है। कहाँ से आएगा क्वेश्चन, यहीं से तो आएगा, कोई बाहर से तो पूछेगा नहीं, अमेरिका से तो। ठीक है, तो नॉर्मल चीज है, ज्यादा खुश होने दुखने वाली बात नहीं है। डिस्क्राइब द स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप ऑब्जर्व बाय द अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट फॉर ए वाइड वैरायटी ऑफ टेक्सा इन नेचर। स्पीशीज एरिया रिलेशन, और ये देखो जो मैं आपसे वो बोल रहा था कि भैया एस सी ए जेड स्क्वायर, जो y प्लस एम वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की इक्वेशन, और दोनों के बीच में सिग्निफिकेंस रिलेशन है, वो z जो रिग्रेशन कॉफिशिएंट है उसके बारे में पूछ लिया गया। ठीक है, ये तो जनरली आप कर लेते, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। अगला जो चॉइस थी, इंटरनल चॉइस, डिस्क्राइब द लॉजिस्टिक पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व एंड विद द हेल्प ऑफ सुटेबल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ये भी कोई बड़ा बात नहीं थी। राइट द इक्वेशन ऑफ Wilhelmus Pearl logistic growth curve with expression of K and R suggested the given equation। R इंटेंसिक रेट है और K क्या अपना कैरिंग कैपेसिटी वाला क्वेश्चन था, वो जो मैंने आपसे कोई बोला था कि ध्यान रखना इससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। अच्छा मतलब ऐसा क्वेश्चन नहीं था बड़े में जो आपको दिक्कत है इस ऑप्शन में। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर एम्ब्रियो सेक ऑफ ए टिपिकल फ्लोइंग प्लांट। एम्ब्रियो सेक मैच्योर जो होता है उसमें क्या कंडीशन होती है अपन जानते हैं, उस एम्ब्रियो सेक के बारे में पूछा गया था। ठीक है, और उसमें कौन कौन सी पार्ट होते हैं। हाउ इज ट्रिपल फ्यूजन अचीव्ड इन दिस प्लांट, ट्रिपल फ्यूजन किस तरह से होता है, एंडोस्पर्म बनता है वगैरह, है ना। वन मेल गेमिट और सेकेंडरी न्यूक्लियाई जो होते हैं उसके बीच में, इसको ज्यादा लंबा खींचने की जरूरत नहीं, तो बच्चा कर लेता है। डिस्क्राइब द चेंजेस इन द ओवरी एंड द यूटेरस इंड्यूस्ड बाय द चेंजेस इन द लेवल ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड एंड ओवेरियन हार्मोनिक ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल ह्यूमन फीमेल। वो दोनों वो ग्राफ था, उस ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन था कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या चेंजेस थे, ओवेरियन ओवरी पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलेटेड और ओवरी से रिलेटेड, तो वो पूरा उसके थ्रू वो सब शो हो जाता। अब मैं मेन पर आता हूं जिसको मुझे बताना था आप लोगों को, है ना, केस वाले क्वेश्चन। इसको बता दें कि केस वाले क्वेश्चन में बहुत वेरी करते हैं आंसर। मैं बता रहा हूँ कुछ और, आर जो मान लेती है सीबीएसई कुछ और, है ना। देखो पहले 29 की केस को आपने पढ़ा होगा, अच्छी तरह से इसको रीड किया होगा, इसको बाद में भी करना चाहिए, मैंने आपसे पहले भी कहा था केस को बाद में करा करें, है ना। Read the following passage, answer the questions that flow. According to the evolutionary theories, every evolutionary changes involve the substitution of a new gene for the old one। मतलब पुराने जीन की जगह नए जीन आ गए, अच्छी बात है आगे। ठीक है, and the new alleles arises from the old one। जेनेटिक चेंजेस हो रहा है, जीन फ्लो हो रहा है, पुराने जीन जा रहे हैं, नए जीन आ रहे हैं। ठीक है, अपने बताया था हार्डी वेनबर्ग के जो रूल्स है इसको कौन कौन इफेक्ट करता है, जेनेटिक ड्रिफ्ट, जीन फ्लो, जीन माइग्रेशन, याद आ रहा होगा, फाउंडर इफेक्ट, लास्ट स्पीसीज आ गई, वहां पर जाकर क्या हो गई, वो सेट हो गई, तो क्वेश्चन वहीं से बनाया है। continuous accumulation of changes in the DNA coding for protein leads to evolutionary differences। The chemical composition of DNA is basically same in all living beings। जितने भी चेंजेस हुए ठीक है, लेकिन
जो डीएनए की केमिकल कंपोजिशन ठीक है, लेकिन एक्सेप्ट द डिफरेंस इन द सीक्वेंसेस ऑफ नाइट्रोजन बेस के सीक्वेंसेस वो चेंज होंगे, एटीटीसी जो कोडोन है वो चेंज हो जाएंगे, ठीक है भाई। गिवन बिलो द आर प्रेजेंट रिलेटिवली सिमिलरिटी बिटवीन ह्यूमन डीएनए एंड अदर वर्टिब्रेट्स। तो ह्यूमन हम लोगों के हैं, उनसे हमारी डीएनए की कितनी सिमिलरिटीज है? 100%। चिंपैंजी हम बिल्कुल हमारे भाई बंधु ही हैं। गिब्बन 94% सिमिलरिटी हमसे, रिसस मंकी की 88% है, ठीक है, लीमर की 47% है, और टीशू की है 28। माउस तो बिल्कुल पीछे चले गए, जो बिल्कुल ही मंकी लगते थे, है ना, 21 है जो कि 19, और चिकन जो बिल्कुल चिकन आ गया अपना 10, ये तो बिल्कुल अलग हो गया ना। तो देखो ये जो चिंपैंजी, गिब्बन, रिसस मंकी अपने बिल्कुल पास है, क्योंकि डीएनए स्ट्रक्चर हमारी बिल्कुल बहुत सिमिलर है, नाइट्रोजन बेसिस अलग है, कोडोन अलग है, ठीक है। लीमर की थोड़ी कम हो गई और त्रिशु की कम हो गई, माउस माउस तो बिल्कुल अलग हो गया यार, अपने से कहाँ मैच करेंगे। अब देखो इस मजाक मजाक में देखो क्या क्वेश्चन पूछ लिया, व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर द सब्स्टिट्यूशन ऑफ न्यू जीन्स फॉर द ओल्ड वन एंड न्यू एलील अराइजिंग। देखो यहाँ आपको लिखना क्या था, जीन फ्लो लिखना था, और उसके बाद लास्ट में फाउंडर इफेक्ट लिखे थे, तो कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि नई स्पीशीज आक्रमा स्टेबिलिटी में आ गई, जीन फ्लो हुआ और उसके बाद फाउंडर इफेक्ट आ गया। तो जीन फ्लो लिख दिया होगा आपने, जेनेटिक ड्रिफ्ट भी लिख दिया होगा चलेगा, जीन फ्लो भी लिख दिया होगा चलेगा, जीन माइग्रेशन लिख दिया होगा चलेगा। जीन फ्लो हुआ और उसके बाद क्या हुआ, वहां पर जाकर फाउंडर इफेक्ट हो गया, वहां जाकर लास्ट स्पीसीज वहां पर हो गई, ठीक है। चलो भाई अगला, विच वन ऑफ द फ्लोइंग विच वन ऑफ द फ्लोइंग होल्ड ट्रू फॉर द डाटा प्रोवाइडेड इन द अबो टेबल। जो टेबल पे डाटा दिया गया है उसमें क्या क्या बातें मालूम पड़ रही हैं हम लोगों को। ग्रेटर द इवोल्यूशन डिस्टेंस, भाई इवोल्यूशन डिस्टेंस ग्रेटर है, ग्रेटर आर द डिफरेंसेस इन नाइट्रोजन बेसिस, नाइट्रोजन बेसिस में डिफरेंस ज्यादा है और इवोल्यूशनरी भी बहुत ज्यादा है डिस्टेंस। लेजर द इवोल्यूशन डिस्टेंस कम है, और नाइट्रोजन बेसिस जो है वो ज्यादा डिफरेंस शो कर रहे हैं। ग्रेटर द इवोल्यूशन डिस्टेंस, लेजर आर द डिफरेंस इन नाइट्रोजन बेसिस। लेजर देखो ग्रेटर इवोल्यूशन डिस्टेंस एंड लेजर द डिफरेंसेस इन नाइट्रोजन बेसिस। इवोल्यूशन डिस्टेंस में चेंजेस आ रहा है कि जीन फ्लो हो रहा है, तो इवोल्यूशन डिस्टेंस ग्रेट हो रही है, लेकिन नाइट्रोजन बेसिस में इतना डिफरेंसेस नहीं है। तो मेरे अकॉर्डिंग देखो हो सकता है कि इसका आंसर जो होता है अलग मान लिया जाए, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन सी बहुत ज्यादा सही है, नियरेस्ट है इसके लिए, ठीक है। अब यहाँ सर भी हाथ खड़े कर जाते हैं, कई बार केसेस केसेस में क्या होता है कि सामने वाला क्या उसको ऑप्शन मानता है, मेरे अकॉर्डिंग सी इसका राइट आंसर है। टू विच कैटेगरी ऑफ इवोल्यूशन, डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट, डज द फॉलोइंग रिलेशन बिलोंग टू द, जस्टिफाई योर आंसर। ह्यूमन और रिसस मंकी जो है, अगर दोनों का देखा जाए तो देखो दोनों में सिमिलरिटीज हैं काफी, है ना। तो हम जानते हैं कि यार थोड़ा थोड़ा रिसस मंकी और ह्यूमन की जो स्ट्रक्चर है सेम है, लेकिन फंक्शंस देखा जाए तो वो फंक्शंस में सिमिलरिटीज आ जाती है, अलग अलग हो जाती है, रिसस मंकी के हाथ वगैरह फंक्शंस थोड़ा अलग हो जाते हैं। और अगर ऐसा हो जाता है कि दिखने में काफी सिमिलरिटीज हो, लेकिन जो फंक्शंस हो वो डिफरेंट हो जाए, तो ऐसा तो डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट में, डाइवर्जेंट में होता है, ठीक है। तो उसके ज्यादा बिलोंग करती है डाइवर्जेंट के, और डाइवर्जेंट के साथ बिलोंग करती है, तो कंडीशन हमारी ये आएगी इसकी डाइवर्जेंट इवोल्यूशन में, ठीक है। दोनों के अंदर डिफरेंशिएट बिटवीन कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट इवोल्यूशन में, दोनों हम जानते हैं कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट में क्या होता है, एक तो जो होता है ऑर्गन्स जो होते हैं उनकी जो स्ट्रक्चर और ओरिजिन सेम होता है, फंक्शंस अलग अलग होते हैं, एक में फंक्शन सेम होते हैं, जो कौन सा होता है हम लोगों का कन्वर्जेंट, और जो क्या होते हैं स्ट्रक्चर अलग अलग होती है। तो इन दोनों का डिफरेंस, दोनों की एग्जांपल दे देने थे, दैट्स ऑल। ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन था बच्चों, अच्छा क्वेश्चन था, और केस तो हमेशा अच्छे होते हैं यार। मैं सोचा था कि पोल्यूशन से रिलेटेड कोई जो होता है लास्ट जो होता है उससे क्वेश्चन आएगा, और इवोल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन दिया इसने यहाँ। ये ड्रग अब्यूज वाले क्वेश्चन दिया, रीड द फ्लोइंग पैसेज, आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। Prevention is the frontline response to a drug use. Effective intervention address the underlying conditions contributing to drug use, such as a lack of connection to the family or community, instability, insecurity, trauma, mental health issues. When addressed, these factors can be effectively prevent the initiation of drug use and the progression to drug use disorder. Study the few key figures of drug use given below and answer the question that follow. भाई बंदा ड्रग ले रहा है, ड्रग लेने के साथ वो क्या करता है, तू भी मेरा इंजेक्शन यूज कर, मैं भी तेरा यूज करूं,
एडोलेसेंस में ये बहुत गंदी आदतें बच्चों में लग जाती हैं। मैं कोटा रहा हूँ, मैं जानता हूँ अच्छी तरह बच्चे क्या करते हैं, लेकिन इतनी तारीफ नहीं कर रहे बच्चों की। और मैं तो हर तरह से सिस्टम को देखा है, प्रैक्टिकल वगैरह लेना, वहाँ पे स्टडी कराना, तो मैंने तो काफ़ी बच्चों को देखा है। लेकिन ये ड्रग अब्यूज़ का नहीं होना चाहिए। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, अब थोड़ा-सा जो निवेदन था वो खत्म होता है, टॉपिक पे आते हैं। Peoples with drugs use disorder 202 in millions. Peoples who use drugs 2022 292 millions peoples जो हैं वो इसको यूज कर रहे हैं और 20% ओवर 10 years. 11 में से 1 जो है ट्रीटमेंट जो है वो इसको यूज कर रहे हैं और जो क्यू है प्योर क्यू टेबल 1 एंड 1 इन 18 जो है जो परसेंटेज ग्रो हुआ है 1 to 18 अमंग वुमेन्स इन ट्रीटमेंट एंड 1 in 7 अमंग मेन ट्रीटमेंट इसको ले रहे हैं ट्रीटमेंट। तो ठीक है, एक बात और जो ध्यान रखनी है, 33% जो 5 ईयर में इंक्रीज हुआ है ना, वो कैसे हुआ है? 1 मिलियन लिविंग विद HIV हेपेटाइटिस, क्योंकि जो ड्रग अब्यूज करते हैं ना वो क्या करते हैं, तेरा इंजेक्शन मैं लगा लो मेरा तू लगा ले, तो उससे क्या हो जाता है, हेपेटाइटिस और HIV ये डिजीज भी हो जाती है एक से दूसरे को, ठीक है ना। 1.6 मिलियन लिविंग विद HIV एंड 3.9 मिलियन पीपल वो इंजेक्ट ड्रग्स, जो इंजेक्ट ड्रग्स करते हैं उनको HIV इस तरह से हुआ और ये ग्रोथ को दे दिया गया। चलो ठीक है, दो अलग अलग टेबल्स बना के हमको दे दी गई। पूछता क्या उस पर आते हैं, व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द फिगर इन टेबल नंबर 1 अबाउट द पीपल विद यूज ड्रग डिसऑर्डर, स्टेट एनी टू ऑफ योर ऑब्जर्वेशन। देखो हमारा ऑब्जर्वेशन तो पहला तो यही है कि बच्चे जो है ना टेबल 1 में ये बात के जितने भी ये जो नशे करते हैं, एक तो आप लोगों को आगे पूछेगा भी सही कि पी में, ये पी में दे रखा है इसने कैनाबिस सटाइवा और क्यू में दे रखा है ओपियम, है ना, पेपिवर सोमिनिफेरम। जनरली इनको यूज करते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं कि जब ड्रग अब्यूज में आते हैं तो उसके साथ साथ एक दूसरे के इंजेक्शन भी लगा लेते हैं, जिससे क्या हो जाता है, इनको जो वायरल डिजीज होती है, एड्स वगैरह जैसी डिजीज भी हो जाती है और इनको वायरल इन्फेक्शन भी हो जाते हैं। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा इसको देना था। दूसरा क्वेश्चन इन्होंने ये पूछा कि हाउ आर हेपेटाइटिस सी एंड HIV रिलेटेड टू द ड्रग यूज डिसऑर्डर बाय द पीपल एज शो टेबल नंबर 2। टेबल नंबर 2 में वही अपने जो बोला, क्या जब बंदा क्या यूज करेगा, जो अगर वो ड्रग्स का यूज करेगा तो एक दूसरे के इंजेक्शन यूज करेगा, जिससे क्या हो जाएगा, ये हेपेटाइटिस सी और HIV रिलेटेड ड्रग भी हो जाएंगे, उसको जो डिजीज भी हो जाएंगी। ठीक है ना, दोनों में यही कोरिलेशन है। गिव द साइंटिफिक नेम ऑफ पी। पी का साइंटिफिक नेम तो हम जानते हैं, कैनबिस सटाइवा भांग होती है ना, और क्यू का जो साइंटिफिक नेम है वो पेपियोरस सोमनिफेरम है, वो अफीम है। तो मेरे अकॉर्डिंग आप लोगों को इस तरह से ये सारे पोर्शन खत्म करा दिए हमने, सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं, है ना, ऐसा कोई भी नहीं है जिसको हमने छोड़ दिया हो। तो इस तरह से मेरे अकॉर्डिंग आराम से मैंने इत्मीनान से आपको पूरा शो किया। मुझे मालूम नहीं कितनी लंबी क्लास गई है ना। तो ये सेट ए का जो है मामला, सेट जो सेट थर्ड का नाम मामला पूरा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में सेट 2 को लूंगा बच्चों, जल्दी, है ना। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने ये क्वेश्चन को देख लिया होगा। मेरे अकॉर्डिंग मैंने जितना भी आपको करेक्ट करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे सकता था मैंने दिया है, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों का भला होगा, बढ़िया होगा। जुड़े रहिए मेरे साथ। मैं MQ सर अलीन ऑनलाइन, हमारी कोचिंग के थ्रू ऑनलाइन की जुड़े रहें और आराम से जितना ही फायदा कर सकते हैं उठाते रहें। मेरे साथ अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जुड़ सकते हैं, यहाँ से डायरेक्ट बात कर सकते हैं, मैसेज डाल सकते हैं, यहाँ डाल सकते हो, इंस्टाग्राम से लिंक से चले जाइए, वहाँ जुड़ जाइए, वहाँ से कोई मैसेज डाल दीजिए, ठीक है ना। टेलीग्राम ऐप पे वहाँ चले जाइए, उससे मुझे मैसेज डाल दीजिए, ठीक है। आप जुड़ सकते हैं, जुड़िए हमारे साथ, बहुत फायदा मिलेगा आपको और बायोलॉजी एक अच्छे स्टैंडर्ड पे पढ़ने का मौका मिलेगा। गुड डे एंड गुड बाय और बहुत अच्छी शुभकामनाएं आपको। आपके अच्छे अच्छे नंबर आए, आपकी कॉपियाँ बढ़िया चेक हो और 70 का टारगेट पूरा हो। 70 का ना हो तो उसके 65 के पास पहुंच जाए और इसके साथ पहुंच जाए तो इसी साल नेट भी निकल जाए। बहुत सारा प्यार और बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारा आशीर्वाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड डे एंड गुड बाय।